लगातार करते रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं गढ़वाल का परमार या पवार राजवंश। सेशन पसंद आता है तो आपने इसको लाइक और शेयर जरूर करना है, जिससे अधिक से अधिक लोग हमसे जुड़ सकें। तो स्टार्ट करते हैं गढ़वाल का परमार वंश या पवार राजवंश। सबसे पहला पॉइंट है विकेट। इसको विकेट न पढ़ के आप कहीं कहीं पे विकेट लिखा है, कहीं कहीं पे बैकेट भी लिखा है, आप याद रखें। अलग अलग इतिहासकारों ने अपने अलग अलग मत दिए हैं, मैं सारे मत आपको बताने वाला हूँ, आप ध्यान दें। अब बैकेट का अगर देखें तो बैकेट के अनुसार पवार वंश के संस्थापक कौन है? कनकपाल हैं, जिन्होंने 11 वर्ष शासन किया था और 51 साल की उम्र में इनका निधन हो गया था। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। 9वीं शताब्दी तक गढ़वाल में 52 ठकुरी राजाओं का शासन था, या ऐसे कह सकते 52 गढ़ होते थे, वहाँ अलग अलग शासक होते थे। और इन्हीं में से एक गढ़ था कौन सा? चांदपुर गढ़। और इस चांदपुर गढ़ के राजा थे तत्कालीन भानु प्रताप या सोनपाल। और इन्हीं सोनपाल की पुत्री से कनकपाल जी का, ऐसा माना जाता है, कनकपाल जी का विवाह हुआ था। अब हरिकृष्ण रतूड़ी जी हो गए, एटकिंसन हो गए, वॉल्टन हो गए और भक्त दर्शन जी। कौन कौन से इतिहासकार? हरिकृष्ण रतूड़ी, एटकिंसन, एक और इतिहासकार का नाम मैं लिख देता हूँ, वॉल्टन, और हमारे भक्त दर्शन जी। ये कहते हैं इस वंश के संस्थापक कौन हैं? कनकपाल हैं, जो कि धार नगरी गुजरात से चांदपुर गढ़ आए थे। तो चांदपुर के तत्कालीन राजा कौन थे? भानु प्रताप या सोनपाल थे। इन सोनपाल जी ने दहेज में हमारे कनकपाल जी को चांदपुर गढ़ दे दिया था। तो यहाँ पर हमारे पवार वंश की स्थापना हो गई थी। पवार या परमार वंश की स्थापना हो गई थी। और पवारों की पहली राजधानी कौन सी होती थी? चांदपुरगढ़ चमोली होती थी। अगला पॉइंट देखते हैं, पातीराम जी क्या कहते हैं इनके बारे में। पातीराम जी की एक पुस्तक है, आप ध्यान देंगे, गढ़वाल एंशिएंट एंड मॉडर्न। इसमें कहते हैं कि कनकपाल धार नगरी के निवासी नहीं थे। कनकपाल कहाँ के निवासी थे? मालवा, मध्य प्रदेश के निवासी थे। और कनकपाल जी के आने का जो प्रमाण मिलता है वो कहाँ से मिलता है? आदि बद्री मंदिर है हमारा, जिसकी शैली गुजरात के सोलंकी मंदिर से समान प्राप्त होती है। अब मैं बहुत महत्वपूर्ण चीज़ आपको बताने वाला हूँ, तो आपने बहुत ध्यानपूर्वक इनको सुनना है। पातीराम जी के बारे में मैंने आपको बता दिया कि पातीराम जी ने क्या कहा था कि गढ़वाल एंशिएंट एंड मॉडर्न में, कि हमारे जो कनकपाल जी हैं मालवा से आए हैं और ये चंद वंश के हैं। अब ये ध्यान दें आप लोग, ऐसा पातीराम जी कहते हैं। ये पातीराम जी का कथन है। अब ये चीज़ें अलग अलग इतिहासकारों के, लेकिन वास्तविक रूप में जिसको हम मान सकते हैं कि ये कहाँ के निवासी थे, तो वास्तविक रूप में जो जो हमें प्रमाण मिले हैं उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। कनकपाल जी को माना जाता है गुर्जर देश का। गुर्जर देश का, अब ये गुर्जर देश कौन सा वाला क्षेत्र है? गुजरात, महाराष्ट्र या राजस्थान वाला जो क्षेत्र है वो गुर्जर देश कहलाता है। तो कनकपाल जी गुर्जर देश से आए थे, इसका क्या प्रमाण है? तो इसका सबसे पहला प्रमाण है, चांदपुर से हमें एक प्राप्त हुआ है शिलालेख। चांदपुर से क्या प्राप्त हुआ है? चांदपुरगढ़ से एक शिलालेख प्राप्त हुआ है। तो चांदपुरगढ़ से शिलालेख प्राप्त हुआ है। तो उसी शिलालेख में पता चलता है, उस शिलालेख के लेख से पता चलता है कि कनकपाल जी धार नगरी से ना आकर कहाँ से आए थे? गुर्जर देश से आए थे। अब इसका दूसरा प्रमाण और देखते हैं कि भैया ये गुर्जर देश से आए थे नहीं आए थे। तो गढ़वाल में क्या है, अधिकतर सभी जो घर परिवार होते हैं और जो हमारा गढ़वाल के जो राजा का पुराना दरबार है, वहाँ गणेश जी की मूर्ति प्राप्त होती है। अब गणेश जी की मूर्ति प्राप्त होती थी, इससे कैसे पता चलता है? तो गणेश जी की जो मूर्ति प्राप्त होती है यहाँ, उनकी जो सूंड है गणेश जी की, इनकी जो सूंड है वो दाहिनी ओर मुड़ी हुई है। और ये गणेश जी की, जैसे उत्तर भारत में तो गणेश जी की जो मूर्तियाँ होती हैं उसमें सूंड बाईं ओर मुड़ी रहती है, लेकिन अगर हम ये गुर्जर प्रदेश या गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, इन जगहों की बात करें, वहाँ जो गणेश जी की मूर्तियाँ प्राप्त होती हैं उसकी सूंड भी दाईं ओर मुड़ी रहती है। इससे भी हमें पता चलता है कि कनकपाल जी कहाँ से आए थे। कनकपाल जी आए थे गुर्जर प्रदेश से। टिहरी का जो पुराना राज दरबार था, जो 1815 में किसने बनाया था? हमारे सुदर्शन शाह जी ने बनाया था। तो वहाँ के राज दरबार में भी गणेश जी की मूर्ति प्राप्त होती है, जिसमें हमारी जो गणेश जी हैं उनकी सूंड है वो दाईं ओर मुड़ी हुई प्राप्त होती है। अब तीसरा प्रमाण जो हमें मिलता है कि कनकपाल जी गुर्जर प्रदेश से आए थे। कनकपाल जी कहाँ से आए थे? गुर्जर प्रदेश से आए थे। इसका एक प्रमाण है आदि बद्री मंदिर। अब आदि बद्री मंदिर कैसे इसका प्रमाण है? तो इस मंदिर की जो शैली है, आदि बद्री मंदिर की शैली, राजस्थान का एक मंदिर है हमारा सोलंकी मंदिर। सोलंकी मंदिर कहाँ का? राजस्थान का। उसी के समान इसकी शैली है हमारे आदि बद्री मंदिर की। तो कनकपाल जी गुर्जर प्रदेश से आए, इसके 3 प्रमाण क्या क्या हो गए? सबसे पहला प्रमाण है चांदपुरगढ़ से प्राप्त एक शिलालेख। दूसरा प्रमाण गणेश जी की मूर्ति।
गणेश जी की वास्तविक बहुत सारी मूर्तियाँ कहाँ से प्राप्त हुई हैं? गढ़वाल के ज़्यादातर परिवारों से प्राप्त हुई हैं। और इसी के साथ साथ जो हमारा पुराना राज दरबार है गढ़वाल के परमार राजवंश का, राजवंशीय शासकों का, वहाँ भी गणेश जी की मूर्ति प्राप्त हुई है, जिसमें गणेश जी की मूर्ति में जो सूंड है वो दाहिनी ओर मुड़ी है। तीसरा प्रमाण क्या है कि ये गुर्जर प्रदेश से आया था? इसका प्रमाण है आदिबद्री मंदिर। आदिबद्री मंदिर की शैली राजस्थान के एक मंदिर है सोलंकी मंदिर, उसी मंदिर के समान प्राप्त होती है। अब अगली चीज इसमें आती है, बहुत सारे शासक हमारे गढ़वाल के हैं, वे खुद भी कहते हैं कि हम कहाँ से आए हैं, गुर्जर प्रदेश से ही आए हुए हैं। अब इनका क्षेत्र धार नगरी था या नहीं था, इस भ्रम को दूर किया गया है एक पत्र से जो हमारे अजय रावत जी की पुस्तक में दिया गया है। उस पत्र को मैं आपको दिखा देता हूँ, उसकी लाइनें आप लोग पढ़ लेंगे, जिससे हमें चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि भैया ये धार नगरी के निवासी, तो गढ़वाल के जो परमार राजवंश के शासक थे वे हमारे धार नगरी से रिलेटेड नहीं थे। उसके प्रमाण हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ये मैंने पिक ली है हमारे अजय रावत जी की पुस्तक से, अब वही पढ़ते हैं। कुछ इतिहासकारों का यह भ्रम है कि कनकपाल धार नगरी से आए थे। परमारों के ही वंशज ठाकुर सूरबीर सिंह पुराना राज दरबार टिहरी के संग्रह में से कुछ ऐसे पत्र रखे हुए हैं जो इस भ्रांति का निवारण करते हैं। किस भ्रांति का? कि कनकपाल धार नगरी से आए थे, ये एक भ्रांति है। अब उसी के बारे में हम पढ़ते हैं। सन 1927 में टिहरी राज्य के दीवान राय बहादुर चक्रधर जुयाल, याद करें चक्रधर जुयाल, गढ़वाल का जलियांवाला बाग कांड याद आ रहा होगा आपको। तो चक्रधर जुयाल ने 23 मई को पत्रांक 560 सी के अंतर्गत भेजने की तिथि 13 जून 1927 को इंडोसमेंट नंबर 1839-50, ये तो अजीब से लाइन है, इनको आवश्यक नहीं है। धार दरबार को इन्होंने एक पत्र भेजा था। किसने भेजा था? सिंपल हम समझे, चक्रधर जुयाल जी, टिहरी राज्य के दीवान है हमारे चक्रधर जुयाल जी ने, जिन्होंने 1927 में एक पत्र भेजा है। किसे? धार दरबार को भेजा है। अब इस पत्र के उत्तर में धार दरबार ने दिनांक 10 दिसंबर 1927 को पत्र संख्या 1004 के अंतर्गत धार के इतिहास अधिकारी के पत्र संख्या 17 दिनांक 22 जुलाई 1927 को नत्थी कर टिहरी दरबार के लिए भेजा था। यानी धार दरबार ने एक रिप्लाई भेजा है हमारे टिहरी दरबार को। इस पत्र में साफ शब्दों में इस बात की पुष्टि की गई है कि कनकपाल एवं धार नगरी के राजवंशों में कोई संबंध नहीं है। अब इससे बड़ा प्रमाण क्या चाहिए हमें? जबकि लिखित प्रमाण है कि इससे पता चलता है कि कनकपाल धार नगरी से रिलेटेड नहीं है। तो कहाँ से रिलेटेड हैं? ये रिलेटेड है हमारे गुर्जर देश से रिलेटेड है। अब अगली लाइनों में कुछ गुर्जर देश के बारे में ही जानकारी दी गई है, तो उसको भी पढ़ लेते हैं, इसको भी आपका डाउट क्लियर कर लेते हैं। यह प्रमाणित हो जाता है कि कनकपाल गुर्जर देश से ही आए थे। श्री कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी यानी के.एम. मुंशी द्वारा रचित एक पुस्तक है द ग्लोरी दैट वाज गुर्जर देश में विख्यात लेखक जी ने, हमारे मुंशी जी ने, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश का एक भाग मालवा तथा गुजरात का सामूहिक नाम क्या दिया है इन्होंने? गुर्जर प्रदेश का। यानी राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश का एक भाग मालवा तथा गुजरात के सामूहिक भाग का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र को हमारे के.एम. मुंशी जी ने क्या कहा है? गुर्जर प्रदेश कहा है। अब बढ़ते हैं हमारे शासक क्रम की तरफ। सीधे हम सबसे पहले देखते हैं हमारे कनकपाल जी के बारे में। यहाँ पर भी बहुत सारे अनलिमिटेड फैक्ट आपके कवर होने वाले हैं, तो बहुत ध्यानपूर्वक आपने इनको सुनना है। तो सबसे पहले शासक हम देखते हैं कनकपाल। 888 से 898 के बीच इनका समय माना जाता है। इन्हीं को हमारे परमार वंश का संस्थापक या पवार वंश का संस्थापक माना जाता है। ऐसा मान्यता है कि ये धार नगरी गुजरात के निवासी थे, लेकिन ये चीज़ हम अभी खंडन इसका कर चुके हैं। तो आपने गुर्जर देश भी याद रखना है, दोनों पॉइंट याद रखने हैं, पेपर में कुछ भी पूछा जा सकता है। भानु प्रताप की जो कत्यूरी शासक होते थे, भानु प्रताप हमारे चांदपुरगढ़ के, उनसे इनका विवाह हुआ था और राजधानी इन्होंने कहाँ बनाई थी? चांदपुरगढ़। भानु प्रताप जी ने हमारे कनकपाल जी को चांदपुरगढ़ वाला क्षेत्र किसमें दिया था? दहेज में दिया था। अब कुछ जानकारियाँ, कुछ फैक्ट मैं आपके कनकपाल जी से रिलेटेड कंप्लीट करा देता हूँ, बहुत ध्यानपूर्वक आपने इनको सुनना है। अब कनकपाल जी परमार वंश के थे नहीं थे, अब इसकी जानकारी कैसे प्राप्त होगी? तो एक पुस्तक है हमारी सभासार, आपको जरूर याद होगा। इस सभासार पुस्तक के लेखक है हमारे सुदर्शन शाह जी। तो वे खुद कहते हैं कि हम किस वंश के हैं? परमार वंश के हैं। अगला प्रमाण देखते हैं। अगले इतिहासकार कौन है जो इस बारे में कहते हैं कि कनकपाल जी परमार वंश के थे? तो अब आते हैं हमारे भक्त दर्शन जी। तो भक्त दर्शन जी की किताब है गढ़वाल की दिवंगत विभूतियां। ये सारे फैक्ट मैंने पीडीएफ में लिखे नहीं है, तो आप लोग ध्यान दें, नोट्स जरूर बनाएं।
तो गढ़वाल की दिवंगत विभूतियां नामक हमारे भक्त दर्शन जी की पुस्तक है, उसमें ये बताते हैं कि जो गढ़वाल नरेश हैं वे किस वंश के हैं, वो परमार वंशीय हैं। वो किस वंश के हैं? परमार वंश के हैं। अब देखते हैं कुछ कनकपाल जी के राज्यारोहण। कनकपाल जी का राज्यारोहण कब का है? अब इसके बारे में भी अलग अलग इतिहासकारों के अलग अलग कथन हैं। मैं सारे कथन ही आपको क्लियर करवा रहा हूँ। अब जो हमारे हरिकृष्ण रतूड़ी जी हैं, आपने नाम जरूर सुना होगा, हरिकृष्ण रतूड़ी जी हैं, उनकी पुस्तक है गढ़वाल का इतिहास। पुस्तक का नाम क्या है? गढ़वाल का इतिहास। इसमें ये बताते हैं हमारे कनकपाल जी का जो राज्यारोहण हुआ है वो कब हुआ है? 888 ईस्वी में हुआ है। लेकिन अपनी ही बात का खंडन हमारे रतूड़ी जी करते हैं। उनकी एक रचना है गढ़वाल वर्णन। पुस्तक के लेखक कौन है? हमारे हरिकृष्ण रतूड़ी जी हैं। देखिए, गढ़वाल के इतिहास में तो वे कहते हैं कि हमारे कनकपाल जी का राज्यारोहण 888 ईस्वी में हुआ है, जबकि अपनी ही बात का वे खंडन कर देते हैं अपनी पुस्तक गढ़वाल वर्णन में, जिसमें वे कहते हैं इनका राज्यारोहण हुआ है 688 ईस्वी में। देखिए कितने कंफ्यूजिंग फैक्ट हैं, लेकिन हमने याद रखने हैं किसी इतिहासकार ने क्या कहा है। ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में ऐसी समस्या रहती हैं, कोई प्रमाणिक स्रोत हमें प्राप्त नहीं होता है। अब आते हैं हमारे भक्त दर्शन जी के बारे में। अब भक्त दर्शन जी क्या कहते हैं इनके बारे में कि इनका राज्यारोहण कब हुआ था? तो भक्त दर्शन जी बताते हैं हमारे कनकपाल जी का जो राज्यारोहण हुआ है वो 888 ईस्वी में हुआ है। अब आते हैं अगले इतिहासकार हमारे शिव प्रसाद डबराल चारण जी। वे कहते हैं मैं किसी भी तिथि पर सहमत नहीं हूं, मुझे कोई तिथि प्राप्त नहीं हुई। अब आते हैं हमारे इतिहासकार केदारनाथ पंडित जी, राहुल सांकृत्यायन जी, नाम जरूर सुना होगा आपने, काफी प्रसिद्ध। वे तो यहां तक कह देते हैं कि कनकपाल नाम का तो कोई राजा ही नहीं हुआ है। कनकपाल नाम का कोई राजा ही नहीं हुआ है। वे सीधे कहते हैं कि भैया जो हमारा परमार वंश है इसके आदि पुरुष संस्थापक हैं कौन? हमारे अजय पाल जी। भी मतलब इस नाम का कोई राजा है, इसको ही खंडित कर देते हैं हमारे राहुल सांकृत्यायन जी। अगले जो हमारे इतिहास का जो हमने स्टार्टिंग में बैकेट देखा था या विकेट हैं, वे कहते हैं कनकपाल जी सबसे पहले शासक थे और कब गद्दी पर बैठे हुए मानते हैं? वे इनको मानते हैं गद्दी पर बैठे थे ये 688 ईस्वी में, जिसका वे संवत बताते हैं संवत 745 विक्रमी संवत। 57 इसमें से माइनस कर देंगे तो हमारे सन निकल जाएंगे। अब आते हैं एक कवि हैं, कवि देवराज। अलग अलग इतिहासकारों के सारे कथन मैंने आपको बता दिए हैं, तो आप अपनी सुविधा के अनुसार सारे पॉइंट याद रखें, किसी भी आधार पर पूछा जा सकता है। तो कवि देवराज जी हैं, इनकी किताब है गढ़वाल राजा वंशावली। गढ़वाल राजा वंशावली। तो इनका एक हस्तलिखित, अपना हस्त लिखा हुआ एक संग्रह है, जिसमें ये बताते हैं कि कनकपाल इस राजवंश के क्या हैं? संस्थापक हैं। और जो राजगद्दी पर कब बैठे थे? 688 ईस्वी में बैठे थे। तो सारे इतिहासकारों के कथन मैंने बता दिए। तो एक बार फिर से इसको रिवाइज एक बार जल्दी से मैं कर देता हूँ। हरिकृष्ण रतूड़ी जी गढ़वाल की इतिहास पुस्तक में कहते हैं 888, हरिकृष्ण रतूड़ी जी। जबकि अपनी ही दूसरी रचना में वे कहते हैं कि इनका टाइम पीरियड कब का है? 688 ईस्वी का। भक्त दर्शन जी भी 888 को ही मानते हैं। डबराल जी कहते हैं मुझे तिथि का कोई ज्ञान नहीं है, मैं किसी भी तिथि को सही नहीं मानता हूँ। राहुल सांकृत्यायन जी तो कहते हैं कि इस नाम का कोई इतिहासकार यानी हमारे शासक थे ही नहीं। वे सीधे कहते हैं कि इस वंश के संस्थापक हैं अजय पाल जी। अब बैकेट क्या कहते हैं या विकेट क्या कहते हैं कि इस वंश के संस्थापक यानी परमार वंश के संस्थापक है हमारे कनकपाल जी। और कब इन्होंने स्थापना की थी? 688 ईस्वी में। और कवि देवराज जी अपनी पुस्तक में क्या कहते हैं? वे कहते हैं कि इस वंश के संस्थापक कनकपाल जी हैं और उनका टाइम पीरियड कब का है? 688 ईस्वी का। उम्मीद है सारे फैक्ट आपके कवर हुए होंगे। अब बढ़ते हैं अगले शासक की तरफ। अगले शासक हमारे आते हैं सोनपाल जी, जिनका टाइम पीरियड है 1243 से 1250। इन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी भिलंग घाटी। तो यहाँ पर आपने ध्यान रखना है, यहाँ पर दो हिस्सों में बंट चुका था हमारा परमार वंश। और सोनपाल जी के बारे में आपने ध्यान रखना है, टाइम पीरियड आप याद रखना चाहते हो याद रख सकते हैं। और इन्होंने खसों को भी पराजित किया था।
अगले शासक आते हैं हमारे लखनदेव जी 1310 से 1330 के समय के। इन्होंने अपने नाम से मुद्रा छापी थे, यानी अपने नाम से मुद्रा छापने वाले पहले शासक हैं। अब कोई भी शासक अपने नाम से मुद्राएं छाप रहा है, इसका मतलब हम ये लगा सकते हैं कि वे स्वतंत्र शासक हैं, यानी किसी के अधीन नहीं है। तो इससे हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि भिलंग घाटी के पहले स्वतंत्र शासक कौन है, हमारे लखनदेव जी। क्रम के हिसाब से ये कौन से शासक बनते हैं, तो क्रम के हिसाब से ये शासक बनते हैं 28वें। और इन्होंने जो अपनी मुद्रा छापी थी वो कहाँ पर रखी गई है, पुराना दरबार संग्रह टिहरी में रखी गई है। कहाँ रखी गई है, पुराना दरबार संग्रह टिहरी में रखी गई है। इसके बाद अगले शासक हमारे आते हैं जगतपाल जी, जिनका टाइम पीरियड है 1444 से 1460 के बीच में। इनका एक ताम्रपत्र प्राप्त होता है हमारे रघुनाथ मंदिर से। कब का है ये, 1455 का। और इन्हीं जगतपाल जी को रजबार भी कहा गया है। क्या कहा गया है, रजबार कहा गया है। तो आप लोग के लिए एक सवाल है, आपने तो अजयपाल जी का जो टाइम पीरियड है वो 1490 से 1519 के बीच में माना जाता है। इनके पिताजी थे आनंदपाल द्वितीय, जो कि 36वें शासक थे। ये भी आपने पॉइंट याद रखने हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट है ये भी। इसके बाद अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। मैंने कल वाले वीडियो में, पिछले वीडियो में आपको बताया था कि एकमात्र हमारे राहुल संकीर्तन जी ही हैं, वे कहते हैं कि अजयपाल ही कौन है, पवार वंश के आदि पुरुष या संस्थापक है। तो ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। पातीराम जी इनको गढ़पाल कहते हैं अपनी किताब में। और इनका एक और उपाधि है गढ़वाल का नेपोलियन। इनको नेपोलियन क्यों कहा जाता है, क्योंकि गढ़वाल के जो 22 गढ़ थे उनको जीतने वाले एकमात्र शासक हैं। तो नेपोलियन भी ऐसे शासक थे जो बहुत सारे युद्ध जीते थे। इन्हें गढ़वाल का कृष्ण कहा गया है, गढ़वाल का अशोक भी कहा गया है। और इसी के साथ साथ इन्हें आदिनाथ की उपाधि भी दी गई है। आदिनाथ की उपाधि इन्हें दी है सूरवीर सिंह जी ने। उनकी एक किताब है सांवरी ग्रंथ। ये सांवरी ग्रंथ जो पुस्तक है तांत्रिक विद्या से रिलेटेड है, काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट। तो किस इतिहासकार ने या किस व्यक्ति ने अजयपाल जी को आदिनाथ कहा, अगर पूछा जाए तो याद रखना है सूरवीर सिंह जी ने अपनी पुस्तक सांवरी ग्रंथ में हमारे अजयपाल जी को आदिनाथ कहा है। अब इसे गढ़वाल का अशोक क्यों कहते हैं, क्योंकि जब ये बहुत सारे युद्ध जीत गए थे तो इसके बाद इन्हें बहुत दुख भी हुआ था कि मैंने बहुत लोगों की हत्या कर ली है। तो इसके बाद इन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया था। जिस प्रकार अशोक ने भी कलिंग के युद्ध के बाद सारे हथियार त्याग दिए थे, तो उसी प्रकार इन्होंने भी सारे हथियार त्याग दिए थे। इसी वजह से इनको गढ़वाल का अशोक भी कहा जाता है। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। इनकी तुलना कृष्ण, भीम, युधिष्ठिर, कुबेर और इंद्र से की गई है। अभी किसने की है, कवि भरत की एक पुस्तक है, उसका नाम है मानुदय काव्य। अभी कवि भरत कौन थे, इनके बारे में अभी कुछ देर में जानकारी लेंगे। एक शासक हम पढ़ने वाले हैं मानसा, वे इन्हीं के दरबारी थे हमारे कवि भरत। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो ये पॉइंट मैं आपको पहले बता भी चुका हूँ। ये 52 गणों को जीतने वाले एकमात्र शासक हैं। और ये किसके समकालीन थे अगर पूछा जाता है तो सिकंदर लोदी के समकालीन थे। तो दिल्ली सल्तनत अगर हम पढ़ते हैं तो दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले गुलाम वंश आता है। गुलाम के बाद खिलजी वंश आता है। उसके बाद तुगलक, तुगलक के बाद आता है सैयद वंश चौथा। उसके बाद आता है लोदी वंश। तो दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाली अंतिम शक्ति है लोदी। तो लोदियों के ही एक शासक है सिकंदर लोदी। बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी, 3 शासक हुए थे, काफी महत्वपूर्ण, आपने याद रखना है। तो ये किसके समकालीन थे, लोदी वंश के संस्थापक। यानी ऐसा पूछा जा सकता है इनके समय पे, अजयपाल जी के समय पे दिल्ली सल्तनत पे कौन सा राजवंश आसीन था, तो उस समय आसीन था लोदी वंश। अगले महत्वपूर्ण फैक्ट की तरफ चलते हैं। इन्होंने केंद्रीय सेना का निर्माण भी किया था। सेना का निर्माण किया, इसी वजह से जीत चुके थे इतने युद्ध। अगला पॉइंट देखते हैं। मापतोल के लिए इन्होंने धूलिपाथा या धर्मपाथा की स्थापना की थी, जो कि 2 किलो का होता था। उस टाइम पे बहुत भ्रष्टाचार हो रहा था इससे रिलेटेड, तो उसी को समाप्त करने के लिए इन्होंने मापतोल के लिए एक धूलिपाथा या धर्मपाथा की व्यवस्था की, जो कितने किलो का होता था, 2 किलो का होता था। अगले महत्वपूर्ण फैक्ट की तरफ चलते हैं। 1491 में कीर्तिचंद जी ने, जो कीर्तिचंद कौन है, हमारे कुमाऊं के राजा, बधानगढ़ के युद्ध में इनको हराया था। जबकि 92 में वापस हमारे अजयपाल जी जीत गए थे। बधानगढ़ क्या है, ये हमारे नंदा देवी के आसपास वाला क्षेत्र है, जो कुमाऊं और गढ़वाल की सीमा रेखा है। तो उस युद्ध में हमारे कीर्तिचंद ने, आपने कैसे याद रखेंगे इसको कि अजयपाल के कीर्ति के साथ इनका युद्ध हुआ था, तो हमारे चंद्रवंश के राजा की कीर्ति फैली थी, यानी उनका नाम फैला था। क्यों फैला था भैया, गढ़वाल के शासक को हराया था। तो ऐसे आप इनको याद रख सकते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं। इन्होंने अपनी राजधानी
1512 में देवलगढ़ बनाए, श्रीनगर के पास की एक जगह है, और 1517 में अपनी राजधानी इन्होंने श्रीनगर को ही बनाया। अब 52 गढ़ों को ही जीते, ये तो मैंने आपको बताया था। उन्हीं 52 गढ़ों में से एक गढ़ आता है उप्पूगढ़, जो कि टिहरी में स्थित है वर्तमान में। वहाँ का शासक था, वहाँ का प्रशासक था कप्पू चौहान। इसने अजयपाल की अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया था। और तो इनका एक प्रसिद्ध कथन भी है, कहते हैं हमारे कप्पू चौहान जी, मैं पशुओं में सिंह और पक्षियों में गरुड़ की तरह हूँ। और इनकी वीरता को देखते हुए अजयपाल जी ने क्या कहा था, वीर तुम जीते हम हारे। अब इसके बारे में अगर जो लोक मान्यता है उसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं, तो जब कप्पू चौहान की हत्या करवाई अजयपाल जी ने, हत्या करवाने वाले थे, तो अजयपाल जी ने अपने सैनिकों से कहा था, इसकी गर्दन इस प्रकार से काटना कि इसकी गर्दन मेरे पैरों पर गिरे। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि जैसे उनके सैनिकों ने इनकी गर्दन काटी, तो अजयपाल की अपोजिट यानी विपरीत दिशा की तरफ उनकी गर्दन गिरी। तो इसी को देखते हुए अजयपाल जी ने कप्पू चौहान जी के लिए क्या कहा, वीर तुम जीते हम हारे। तो उम्मीद है सारे फैक्ट आपको याद आए होंगे। तो अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था बहुत सारे युद्ध जीते थे, तो इनकी तुलना अशोक से भी की जाती है, क्योंकि अशोक की तरह इन्होंने बाद में संन्यास धारण किया था, यानी इन्होंने कहा था कि मैं आजीवन अब युद्ध नहीं करूंगा। तो इसी के तहत इन्होंने नाथ पंथ को अपनाया था। तो इनके जो गुरुजी हैं अजयपाल जी के, उनका नाम है सत्यनाथ, जिनकी समाधि कहाँ स्थित है, देवलगढ़ श्रीनगर में, याद रखना है, इंपॉर्टेंट फैक्ट। और कत्यूरियों से इन्होंने स्वर्ण सिंहासन भी जीता था जब ये युद्ध जीतते थे। और अजयपाल ने कौन से पंथ को मानते थे, गोरखनाथ पंथ को मानते थे। और इन्होंने ही सरोला ब्राह्मणों की नियुक्ति की थी, जो समाज में जात पात की प्रथा काफ़ी बुरे तरीके से फैली रहती थी, यानी लोग खुद को बड़ा खुद को छोटा मानते थे कि मैं तुम्हारे हाथ का नहीं खाऊंगा या इसके हाथ का खाऊंगा। तो उसी को दूर करने के लिए हमारे अजयपाल जी ने सरोला ब्राह्मणों की नियुक्ति करी, जिनके हाथ का हर कोई व्यक्ति खा सकता है। ऐसी व्यवस्था हमारे अजयपाल जी ने की। अगले महत्वपूर्ण फैक्ट की तरफ चलते हैं। विष्णु मंदिर जो हमारा देवलगढ़ है, उसकी दीवार पर अजयपाल जी का एक चित्र है पद्मासन की मुद्रा में। काफी महत्वपूर्ण फैक्ट, विष्णु मंदिर देवलगढ़ श्रीनगर में स्थित है। और इनके उत्तराधिकारी की बात अगर करें, तो इनके उत्तराधिकारी कल्याण शाह या कल्याण पाल को माना जाता है। उम्मीद है सारे फैक्ट आपके कवर हुए होंगे। अगले महत्वपूर्ण फैक्ट की तरफ इनकी तरफ चलते हैं। जो देवलगढ़ है, देवलगढ़ में इन्होंने, इनकी कुल देवी है राज राजेश्वरी देवी। इनकी कुल देवी है राज राजेश्वरी देवी, उनकी स्थापना इन्होंने की थी। काफी महत्वपूर्ण फैक्ट है। और देवलगढ़ में ही जो इनके गुरुजी हैं, उनका आवास भी इन्होंने वहीं बनाया हुआ था। काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब जब इन्होंने नाथ पंथ को अपनाया था, तो एक इतिहासकार हैं और एक हमारे लेखक हैं, उनकी कुछ किताबें हैं, नवनाथ कथा, और एक और किताब है गोरक्ष स्तवांजार्ल। गोरक्ष, काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना आपने, गोरक्ष स्तवांजार्ल। अब ये बुक क्यों लिखा रहा हूं मैं, इन दोनों किताबों में अजयपाल जी को जो नाथ पंथ के 84 सिद्ध हैं, उन 84 सिद्धों में एक सिद्ध बताया गया है, किन्हें, हमारे अजयपाल जी को। काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। उम्मीद है सारे फैक्ट आपको समझ में आए होंगे। सेशन पसंद आता है तो उसको लाइक और शेयर जरूर करें। और पीडीएफ आपको कहाँ से प्राप्त होगी, पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त होगी। तो अब बढ़ते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ आपको। वैसे हम पढ़ते हैं कि शाह की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक कौन है, बलभद्र शाह। वैसे अलग अलग इतिहासकारों ने कहीं कहीं ये भी लिखा है कि कल्याण शाह ने भी शाह की उपाधि धारण की थी। ऐसी मान्यता है कि जब हमारे अजयपाल जी 52 गढ़ जीते थे, तो उन्होंने भी शायद शाह की उपाधि ली होगी। उसी को आगे बढ़ाते हुए उनके पुत्र ने भी शाह की उपाधि धारण की। लेकिन इस शाह की उपाधि को फेमस करवाया है किसने, यानी इसके बाद ये प्रथा चलती गई। हमारे बलभद्र शाह जी ने ये शाह की उपाधि को काफ़ी प्रसिद्ध किया। इसी वजह से पहले शासक माने जाते हैं हमारे बलभद्र शाह जी, जिन्होंने शाह की उपाधि धारण की थी। तो अजयपाल जी के जो पुत्र हैं, उनका नाम कल्याण शाह या कल्याण पाल भी प्राप्त होता है। अब बढ़ते हैं अगले शासक की तरफ। अगले 41वें शासक हैं विजयपाल जी। ये दापा यानी तिब्बत पर आक्रमण करने वाले पहले शासक हैं। देखो नाम इनका है विजय, लेकिन इनको विजय प्राप्त नहीं हुई है। कहाँ विजय प्राप्त नहीं हुई है, इन्होंने जब तिब्बत पर आक्रमण किया था। अभी एक शासक पढ़ने वाले हैं हमारे एक दो शासकों के बाद, तो उनको विजय प्राप्त होने वाली है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो विजयपाल पहले शासक हैं जिन्होंने दापा पर आक्रमण किया था, लेकिन वे असफल रहे थे। दापा कहाँ, दापा या दाबा, ये स्थल है हमारा तिब्बत में। अगले शासक की तरफ चलते हैं। अगले शासक हैं सहजपाल जी।
42वें शासक, टाइम पीरियड आप इनका देख सकते हैं 1547 से 75। तो इन्हीं के टाइम पे जो दिल्ली राजवंश था वहाँ पर मुगल वंश था, और मुगल वंश के उस समय के शासक कौन थे? अकबर। तो अकबर इनके समकालीन हैं, और इन्हीं के समय पे अकबर ने गंगा माता, जो हमारी गंगा नदी है, उसका स्रोत पता लगाने का प्रयास किया था, लेकिन इनके सैनिकों ने, जो इनके अधिकारी आए थे, अकबर के अधिकारी आए थे जो कि गंगा का स्रोत पता करना चाहते थे, उनको इन्होंने हरिद्वार में ही रुकवा दिया था। तो आप देख सकते हैं अकबर से मुकाबला लेने के लिए तैयार थे, और इनकी इसी कुशलता के कारण इनको राजनीतिक चतुर और राजा को सुख प्रदान करने वाला शासक कहा गया है। किन्हें? हमारे सहजपाल जी को। इनके 5 अभिलेख प्राप्त हुए हैं रघुनाथ मंदिर से। अब यही शासक थे, इनके बारे में बहुत सारी जानकारियाँ, 5 अभिलेख तो मैंने बता दिए, और जिन पर वर्ष भी लिखा हुआ है। तो सहजपाल जी से रिलेटेड एक अभिलेख है, देवप्रयाग से प्राप्त हुआ है रघुनाथ मंदिर से, 1548 का। और 1561 का एक और अभिलेख प्राप्त होता है हमें इन्हीं के समय का। किनके टाइम का? सहजपाल जी का। अब ये कैसे पता चला कि हमें 1561 का है? तो उस मंदिर में, यानी देवप्रयाग में ही जो हमारा रघुनाथ मंदिर है, वहाँ पर इन्होंने एक घंटी चढ़ाई थी। उस घंटी में इनका नाम अंकित है कि इस राजा ने इस मंदिर में ये घंटी चढ़ाई थी। उम्मीद है सारे फैक्ट आपके क्लियर हुए होंगे। अब देखते हैं अगले शासक। अगले शासक हैं बलभद्र शाह जी, जिनका टाइम पीरियड है 1575 से 1591। मैंने आपको बताया था शाह की उपाधि धारण करने वाले पहले शासक यही माने जाते हैं। हमारा जो यूके SSSC आयोग है वो भी इसी को सही आंसर मानता है। कल्याण शाह भी आपने याद रखना है, लेकिन पहले शासक हमारा आयोग किसको मानता है? बलभद्र शाह जी को मानता है। और राजदूत भेजने की प्रथा भी इन्हीं के टाइम पे स्टार्ट हुई थी, आपने याद रखना है। अकबरनामा में इनका नाम राम शाह या बलराम शाह का है। अब अकबरनामा कहाँ से आ गया यहाँ पर? तो ऐसा हुआ था, अकबर के कुछ विरोधी थे उस समय पे, इन्हीं के समय पे, तो उन विरोधियों को इन्होंने दिल्ली दरबार यानी अकबर के दरबार में पेश कराया था। तो इसी वजह से अकबर से रिलेटेड जो किताब है अकबरनामा, उसमें बलभद्र शाह जी का भी उल्लेख मिलता है। किस नाम से? राम शाह या बलराम शाह के नाम से। और इनकी तुलना किससे कही जाती है? इनकी ताकत की वजह से इनकी तुलना की जाती है भीमसेन से। और यह तुलना किसने की है? कवि देवराज जी ने इनकी तुलना किससे की है? भीमसेन से की है। अगला पॉइंट देखते हैं। ग्वालदम का युद्ध हुआ था 1581 में, जो बलभद्र शाह और रुद्रचंद, रुद्रचंद कौन है? तत्कालीन कुमाऊं के राजा यानी चंदवंश के राजा, जिसमें रुद्रचंद हार गए थे, और हमारे जो रुद्रचंद के सेनापति थे पुरुषोत्तम पंत, वे मारे गए थे। इससे रिलेटेड कहानी मैं चंदवंश वाले में बता चुका हूँ, तो उस वीडियो को ज़रूर देखें। पुरानी सारी वीडियो के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, उनको ज़रूर देखें। और यही ग्वालदम का युद्ध जीतने के बाद हमारे बलभद्र शाह जी ने बहादुर शाह की उपाधि धारण की थी, बहादुर शाह की उपाधि। तो ग्वालदम का युद्ध कब हुआ था? 1581 में हुआ था। किस किस के बीच हुआ था? गढ़वाल के शासक बलभद्र शाह और कुमाऊं के राजा रुद्रचंद के सेनापति पुरुषोत्तम पंत के बीच में हुआ था। अगले शासक की तरफ बढ़ते हैं। अगले शासक है हमारे मान शाह जी, 1591 से 1611 के बीच इनका टाइम पीरियड माना जाता है। इनके समकालीन जो शासक हैं, जैसे अगर देखें कुमाऊं के हैं रुद्रचंद, लक्ष्मीचंद, और हमारे दिल्ली दरबार का अगर बात करेंगे तो वो हैं अकबर, जहांगीर, और इन्हीं के समकालीन एक और शासक थे जीतू बगड़वाल, आपने याद रखना है। अभी कुछ देर पहले हमने देखा था कि तिब्बत पर आक्रमण करने वाले पहले शासक थे विजयपाल, लेकिन उनको विजय नहीं मिली थी। तो तिब्बत यानी दापा पर विजय प्राप्त करने वाले पहले शासक कौन है अगर ये पूछा जाता है, तो वे कौन है? हमारे मान शाह जी हैं। और उस समय तिब्बत के राजा कौन था अगर ये पूछा जाए, तो उस समय तिब्बत का राजा था काकवा मोर, काकवा मोर। तो मान शाह जी ने जब तिब्बत पर सफल आक्रमण किया था, तिब्बत का राजा उस समय कौन था? काकवा मोर था। तो दापा यानी तिब्बत के शासक से इन्हें सवा शेर सोना और 4 सींग वाला मेढ़ा कर के रूप में प्राप्त हुआ था। और दापा से इन्हें कहते हैं कि स्वर्ण कलश भी प्राप्त हुआ था, जो इन्होंने देवलगढ़ के गौरजा मंदिर, देवलगढ़ श्रीनगर के गौरजा मंदिर को समर्पित किया था इन्होंने। काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यानपूर्वक सुने इनको। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अब इन्हीं के टाइम पे, किनके टाइम पे? हमारे मान शाह जी के टाइम पे लक्ष्मीचंद, जो कि हमारे तत्कालीन कुमाऊं के राजा यानी चंदवंश के राजा थे, इनके साथ असफल आक्रमण हुए थे। तो इसको कैसे याद रखेंगे? इसको हम ऐसे याद रखेंगे कि मान गए मान शाह जी को हम कि उन्होंने 7 आक्रमण असफल कर दिए। किसके? लक्ष्मीचंद के। मान गए गुरु आपको, ऐसे करके आपने याद रखना है।
तो लक्ष्मीचंद के आक्रमण किसके समय पे हुए थे? मानशाह के टाइम पे हुए थे। और 8वें आक्रमण में कहते हैं कि इनको थोड़ी बहुत सफलता प्राप्त हुई थी, और इसमें मानशाह के जो सेनापति थे खतड़ सिंह वे मारे गए थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब इनके बारे में अगर आप ये देखें, जो लक्ष्मीचंद जब ये आक्रमण करते हैं तो ऐसा कहते हैं कि इनके जो सेनापति थे, मानशाह के सेनापति थे, उनका नाम था नंदी। जब इनके असफल आक्रमण हो रहे थे, नंदी इतने आगे पहुंच गए थे, इन्होंने जो कुमाऊं की राजधानी होती थी चंपावत, उसको भी हत्या लिया था कहते हैं। तो लक्ष्मीचंद के आक्रमण जब मानशाह के समय पर हुए थे, तो मानशाह के सेनापति कौन थे? नंदी थे। इन्होंने कुमाऊं के जो राजा होते थे उनकी राजधानी चंपावत को भी जीत लिया था। और इस बात का समर्थन कौन कौन से हमारे इतिहासकार करते हैं? बद्रीदत्त पांडे जी इसका समर्थन करते हैं, राहुल संकीर्तन जी भी इसका समर्थन करते हैं, हमारे भरत कवि भी इसका समर्थन करते हैं कि हाँ भैया, मानसा के जो सेनापति हैं नंदी, वे चंपावत भी जीत चुके थे। चंपावत कौन सी जगह है? चंपावत हमारे चंद्रवंश की राजधानी है। उम्मीद है सारे फैक्ट आपके क्लियर हो रहे होंगे। कहानी ध्यानपूर्वक सुने, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। नोट्स जरूर बनाएं और इसी प्रकार बनाएं जैसे मैंने बना रखे हैं। आपका टाइम भी बचेगा और आसानी से आप याद भी कर लेंगे। अब देखते हैं मानवोदय काव्य के बारे में, जिसकी भाषा है संस्कृत में। इसके लेखक हैं कवि भरत। अब कवि भरत कौन थे? हमारे मानशाह जी के दरबारी कवि थे। तो मानवोदय काव्य के लेखक हैं कवि भरत जी, और इन्होंने, हमारे भरत कवि जी ने, मानशाह को सूर्य के समान तेजस्वी और राजा बलि के समान दानवान बताया है। राजा बलि के समान दानवान बताया है। किसमें? मानवोदय काव्य में। और मानवोदय काव्य के अनुसार ही हमारे मानशाह जी ने श्रीनगर में मानपुर बसाया था। और मान सिंह के सेनापति का नाम क्या था? नंदी, जिनकी कहानी मैं आपको बता चुका हूँ। और मान सिंह जी ने ही कालू सिंह भंडारी जी को स्वर्णिम विजेता की उपाधि दी थी। किसकी उपाधि दी थी? स्वर्णिम विजेता की उपाधि दी थी। अब बढ़ते हैं आगे अगले शासक की तरफ। इसके बाद अगले शासक हमारे आते हैं 45वें शासक, जिनका नाम है हमारा श्याम शाह, जिनका टाइम पीरियड 1611 से 1631 के बीच में आता है। और ये कौन है? ये मानशाह जी के पुत्र हैं। अब इनका उल्लेख जहांगीरनामा में भी प्राप्त होता है। जहांगीरनामा में इनका नाम प्राप्त होता है श्याम सिंह। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब अभी तक हमने देख लिया बहुत सारे शासकों का मुगल शासकों से संबंध है, लेकिन मुगल शासकों से भेंट करने वाले पहले हमारे गढ़वाल के शासक कौन हैं? हमारे श्याम शाह जी हैं। तो श्याम शाह जी की मुलाकात किससे हुई थी? जहांगीर से भेंट हुई थी। तो जहांगीर से भेंट करने वाले या मुगल शासक से भेंट करने वाले पहले शासक कौन है? हमारे श्याम शाह जी हैं। क्रम के हिसाब से देखेंगे तो ये कौन सा क्रम है इनका? 45वें शासक हैं। और जहांगीर से इन्हें क्या क्या प्राप्त हुआ? घोड़े और हाथी उपहार के रूप में प्राप्त हुए थे। और इन्होंने तत्कालीन जो हमारे चंद्रवंश के शासक होते थे त्रिमल चंद, उनको शरण दी थी, जो कि किनके पुत्र थे? लक्ष्मीचंद के पुत्र थे। अब देखिए समय की कैसी मार पड़ी है। जो राजा आपस में लड़ते थे उनके पुत्र ही एक दूसरे को शरण दे रहे हैं, क्योंकि लक्ष्मीचंद जो है त्रिमल चंद के पिताजी, और हमारे श्याम शाह से पहले शासक थे मानशाह, उनका आपस में संघर्ष हुआ था। 7 बार युद्ध देखा होगा आपने। लेकिन समय की ऐसी मार पड़ी कि इन्होंने त्रिमल चंद जी को शरण दी और बाद में इनके शासक बनने में मदद की थी हमारे श्याम शाह जी ने। तो इनकी इन्हीं हरकतों की वजह से इतिहासकार इन्हें घमंडी राजा, विलासी राजा या गढ़वाल का तुगलक भी कहते हैं, कि कैसी उल्टी बुद्धि से काम कर रहा है कि अपने शत्रु के ही पुत्र को शरण दे रहा है या अपने शत्रु को ही शरण दे रहा है। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। इनके गुरुजी का नाम है शंकर देव जी, जिनसे रिलेटेड एक ग्रंथ है वास्तु शिरोमणि। अगला पॉइंट देखते हैं 1624 में इनके टाइम पर ही गढ़वाल में एंटोनियो दी एंद्रादे नामक एक पादरी था, ईसाई धर्म के पादरी थे, उनका आगमन हुआ था। 1625 में महिपति शाह जी ने केशोराय मठ की स्थापना की थी। इसके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। अगला पॉइंट देखते हैं। इनका निधन अलकनंदा नदी में डूबने से हुआ था। किनका निधन? हमारे श्याम शाह जी का। और इनकी 60 रानियां इनके निधन के बाद सती हो गई थी। और इनके दाह संस्कार के समय पे, किनके? हमारे श्याम शाह जी के दाह संस्कार के समय पे उपस्थित जो पादरी थे वो पादरी अजोवेदो उनके निधन के समय पे, यानी जब इनका दाह संस्कार हुआ था उस समय यहाँ पर मौजूद थे हमारे पादरी अजोवेदो। अब बढ़ते हैं अगले शासक की तरफ। अगले शासक है हमारे महिपति शाह जी। काफी महत्वपूर्ण फैक्ट है इनसे रिलेटेड भी। तो अगले यानी 46वें शासक हमारे बनते हैं महिपति शाह जी, जिनका टाइम पीरियड आप देख सकते हैं 1631 से 1635। ये हैं कौन? ये श्याम शाह जी के चाचा हैं। अपने बहुत सारे विरोधियों यानी जो इनके खिलाफ लड़ते रहते थे उनका नाश करने के कारण इनकी एक उपाधि पड़ी है गर्व भंजन
गर्वभंजन। अभी एक इनके सेनापति आएंगे जिनको गर्वभंजक कहा जाता है, उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। महिपति शाह जी की पत्नी का नाम है रानी कर्णावती, जिनको नक्कटी रानी भी कहते हैं, इनके बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं। ये अगला काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है इनसे रिलेटेड। सर्वाधिक उम्र में शासक बनने वाले शासक कौन है? महिपति शाह जी। इनके सेनापति 3 प्रमुख सेनापति हैं। लोधी रिखोला, जिन्हें गढ़वाल का रखवाला कहा गया है। बनवारी दास जी, जो हमारे मौलाराम जी के वंशज हैं। और तीसरे प्रमुख बहुत ही महत्वपूर्ण इनके सेनापति हैं माधो सिंह भंडारी जी, जिनको गर्वभंजक कहा जाता है। गर्वभंजन है महिपति शाह जी और गर्वभंजक हैं हमारे माधो सिंह भंडारी जी। इन्होंने रोटी सूची प्रथा का लागू की थी। रोटी सूची प्रथा इन्होंने तिब्बत यानी दापा वाले क्षेत्र में की थी। वहाँ पर होता क्या था, आपको पता भी होगा, वर्तमान में भी ये प्रथाएं चली हुई आ रही हैं कि अगर कोई व्यक्ति जैसे ब्राह्मण खाना वाना बना रहे हैं तो केवल धोती के अलावा किसी भी प्रकार का उन्हें वस्त्र धारण करने की अनुमति नहीं रहती थी शास्त्रों के अनुसार। अब ठंडे क्षेत्रों में क्या होता था, कपड़े कम पहनने की वजह से बहुत सारे ब्राह्मणों का निधन होने लग गया था। तो रोटी सूची प्रथा में इन्होंने क्या करा कि आप कपड़े पहनकर कपड़े यानी रोटी बना सकते हैं, क्योंकि ठंड से बचना भी आवश्यक है, क्योंकि खाना बनाने वाले लोग प्राप्ति नहीं हो रहे थे इन्हें। और जाति प्रथा आप देख सकते हैं उस समय भी लागू थी। तो बहुत सारे, तो उसी को समाप्त करने के लिए कि भैया हमारे सैनिक कैसे जिएंगे, क्या खाएंगे, तो इसी वजह से इन्होंने ये प्रथा लागू की कि रोटी सूची प्रथा। रोटी सूची प्रथा याद रखना आप, इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट चलते हैं। इनके अन्य नाम हैं जैसे महाप्रचंड भुजदंड। तो इनको महाप्रचंड भुजदंड हमारे मौलाराम जी ने कहा है और इनको अक्खड़ राजा की उपाधि दी है मुगल लेखकों ने। अब इनका टाइम पीरियड अगर हम देखते हैं हमारे श्याम शाह जी, महिपति शाह जी का, इनका टाइम पीरियड है 1631 से 1635। और इस समय जो शासक थे, जो मुगल शासक बनने वाले थे, वे थे शाहजहां। अब शाहजहां ने क्या है, संपूर्ण भारत के सभी शासकों को क्या है अपने राज तिलक में बुलाया था। अब ये इनके राज तिलक में गए नहीं, इसी वजह से मुगल लेखकों ने इन्हें अक्खड़ राजा की उपाधि दी है। हमारे महिपति शाह को मुगल लेखकों ने अक्खड़ राजा की उपाधि दी थी। और एंद्रादे एक इतिहासकार है, उनके अनुसार इन्होंने तिब्बत पर 3 बार आक्रमण किए थे और इन्होंने नागा साधुओं की हत्या भी कर दी थी। अब नागा साधुओं की हत्या करने की वजह से ये काफ़ी दुखी भी हो गए थे। तो एक मंदिर है भरत मंदिर, वहाँ ये विलाप करने लग गए थे। तो वहाँ ही कहते हैं ये मंदिर की मूर्तियों के सामने विलाप करने लग गए थे और इन्हें ऐसा लगा कि संपूर्ण मंदिर की जो मूर्तियाँ हैं, देवता हैं, इन पर अपनी कुदृष्टि डाल रहे हैं। तो इस वजह से और ग्लानि हुई इन्हें। तो ये खुद चाहते थे कि मैं एक युद्ध करूं और वहां मेरा निधन हो जाए। तो इसी वजह से इन्होंने कुमाऊं का युद्ध में अपना बलिदान दे दिया था। यानी कुमाऊं का युद्ध लड़े थे। कुमाऊं के युद्ध में ये कहते हैं कि ये जानबूझ कर उस युद्ध में लड़े थे ताकि वीरगति को प्राप्त हो जाए। क्यों मरना चाहते थे? क्योंकि एक तो इन्होंने क्या है, नागा साधुओं की भूलवश हत्या कर दी थी। इस वजह से काफी दुखी हो गए थे। ऑब्वियस बात है, ऊपर वाले से हम सोचते हैं कोई हमें देख नहीं रहा है, लेकिन ऊपर वाला सबको देख रहा है। हमें किसी और से डरे न डरें, अपने कृत्य अपने काम करने से पहले, अपना टाइम वेस्ट करने से पहले ये सोचना चाहिए कि ऊपर वाला जरूर देख रहा है। कोई भी काम आप करते हैं तो ध्यानपूर्वक करें, पूरा मन लगाकर करें। अब देखते हैं इनके जो प्रसिद्ध सेनापति रहे हैं माधो सिंह भंडारी जी, इनके बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। तो माधो सिंह भंडारी जी का जन्म हुआ है मलेथा टिहरी में। मलेथा की गूल यानी नहर का निर्माण भी इन्होंने कराया था। किस नदी पर कराया? चकमा या डागर नदी पर कराया था, जो कितने फीट लंबी है? 225 फीट लंबी है। रघुनाथ मंदिर देवप्रयाग के द्वार पर अभिलेख में इनके पुत्र गजेश सिंह और इनकी पुत्र वधु यानी बहू मथुरा वौराणी का उल्लेख प्राप्त होता है। और अगला है छोटा चीन के युद्ध यानी तुमुल के युद्ध 1640 में इनको वीर गति प्राप्त हुई थी हमारे माधो सिंह भंडारी जी को। किसी किसी किताब में 1635 भी लिखा हुआ है, लेकिन 1635 एक गलत तिथि है। क्योंकि एक बार क्या है, जो अभी हम रानी कर्णावती पढ़ने वाले हैं, रानी कर्णावती कहीं किसी व्यक्ति को एक गांव दान करती हैं, तो उस समय वो जो ये दान करती हैं 1640 के टाइम पे करती हैं। तो 1635 में इनका निधन कैसे हो जाएगा? जब रानी कर्णावती 1640 में वो दान करती है, तो उसका प्रथम साक्षी उन्होंने बनाया है हमारे माधो सिंह भंडारी जी को। अब 1640 में जो व्यक्ति दान करते हुए महारानी का साक्षी है, तो 1635 में उसका निधन कैसे हो जाएगा? तो 1635 में माधो सिंह भंडारी जी का निधन नहीं हुआ है, बुक्स में गलत छपा हुआ है, आपने याद रखना है। माधो सिंह भंडारी जी का निधन हुआ है 1640 में। किस नदी के तट पर? सतलज नदी के तट पर। अब बढ़ते हैं हमारे रानी कर्णावती के टाइम पे। अब महिपति शाह जी के बाद क्या हुआ था, उनके निधन के बाद उनका अल्पवयस्क पुत्र पृथ्वीपति शाह शासक बने थे। तो वे कम उम्र के होने की वजह से तो उनके संरक्षिका के रूप में काम किया था हमारी रानी कर्णावती जी ने। तो महिपति शाह जी के बाद अगले शासक बने थे इनके पुत्र पृथ्वी शाह जी। और
पृथ्वीपति शाह जी, और संरक्षिका बनी थी रानी कर्णावती जी। 1636 में शाहजहां की सेनापति, देखिए शाहजहां काफी दुखी था इस बात से कि भैया वो व्यक्ति मेरे राज तिलक में नहीं आया, तो वो चाहता था कि राजा का निधन हो गया, अब मैं करता हूँ गढ़वाल पर आक्रमण। तो गढ़वाल पर आक्रमण करने के लिए शाहजहां ने अपने सेनापति नवाजत खान को भेजा। तो रानी कर्णावती जी ने काफी वीरता का मुजाहरा करते हुए सारे जितने भी सैनिक थे सबको गढ़वाल से भगा दिया। इसी वजह से महारानी की उपाधि नाकटी रानी, चारण जी इनको नाकटनी रानी भी कहते हैं, और इन्हें रानी दुर्गावती के समान भी माना जाता है। रानी तारावती की समान भी माना जाता है और रानी दुर्गावती के समान भी माना जाता है। रानी दुर्गावती गोलकुंडा की शासिका थी, जो अकबर के सामने काफी अडिग रूप से खड़ी रही थी, काफी अदम्य साहस दिखाया था। उसी प्रकार हमारी रानी कर्णावती ने शाहजहां के खिलाफ अदम्य साहस का परिचय किया था, रानी कर्णावती जी ने। और कर्णावती जी ने ही राजपुर नहर का निर्माण भी कराया है। करणपुर शहर इन्होंने देहरादून में बसाया था, और रानी का महल जो नवादा देहरादून में है, इसको राजधानी भी बनाया गया था इन्हीं के टाइम पे। 46 शासक हमारे समाप्त होते हैं। इसके बाद देखते हैं 47वें शासक हमारे पृथ्वीपति शाह जी। इनके बारे में मैंने आपको बता ही दिया, ये अल्पवयस्क थे, और इनकी जो संरक्षिका थी हमारी रानी कर्णावती जी थी। तो इनका टाइम पीरियड आता है 1635 से 1664, और शासक बनते समय कितने साल के थे? 7 वर्ष के थे। और गद्दी इन्हें कब प्राप्त हुई? राजगद्दी पर ये बैठे थे 1635 में, और पूर्ण रूप से राजगद्दी इनको प्राप्त हुई थी 1640 में। अब इन्हीं के टाइम पे क्या होता था कि जो सिरमौर यानी हिमाचल प्रदेश के शासक हैं मंधाता प्रकाश, इनका काफ़ी आक्रमण होते रहता था हमारे गढ़वाल पर। तो उन्हीं के साथ इनकी एक संधि हुई थी, हाटकोटी की संधि। हाटकोटी की संधि किस किस के बीच में हुई है? पृथ्वीपति शाह और सिरमौर के तत्कालीन शासक मंधाता प्रकाश के बीच में। कब हुई? 1650 में। गढ़वाली चित्रकला का प्रारंभ इन्हीं के टाइम पे 1658 में हुआ था। अब 1658 में कैसे हुआ था इसके बारे में अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। और इन्होंने देखो, पहली राजधानी तो हमने नवादा देहरादून वाला देखा था, दूसरी राजधानी इन्होंने बनाई है राजगढ़ी। और राजगढ़ी का शासक इन्होंने नियुक्त, प्रशासक इन्होंने किसे नियुक्त कर दिया? दिलीप शाह को कर दिया। अब 1655 में इनके टाइम पर भी शाहजहां का आक्रमण होता है, किसके नेतृत्व में? खलीतुल्लाह के नेतृत्व में। देखिए शाहजहां लगातार आक्रमण कर रहा है, और इन्होंने मुगल शहजादे सुलेमान सिको को शरण दी थी। अब सुलेमान सिको कौन है? शाहजहां के बाद अगला शासक बना था औरंगजेब, और औरंगजेब के ही भाई थे दारा शिको। शाहजहां ने कहा था कि दारा शिको शासक बनेगा, लेकिन शाहजहां की बातों को न मानते हुए औरंगजेब ने दारा शिको को मरवाकर खुद शासक बन गया औरंगजेब। तो दारा शिको के पुत्र सुलेमान सिको दिल्ली का राजपाट छोड़कर कहाँ आ गए? हमारे पृथ्वीपति शाह के दरबार में आ गए। तो इन्हीं के टाइम पे कुछ चित्रकार भी आ गए थे। तो इसी वजह से गढ़वाली चित्रकला का टाइम पीरियड हमने कब से स्टार्ट लिखा है? 1658 में लिखा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब सुलेमान सिको जी यहाँ आ गए, तो सुलेमान सिको को पकड़ने के लिए जय सिंह, यानी वो इसका सेनापति, मुगल सेनापति जय सिंह गढ़वाल आ गया। तो मेदिनी शाह कौन है? मेदिनी शाह हमारे पृथ्वीपति शाह के पुत्र हैं। मेदिनी शाह और उनके पुत्र राम सिंह ने सुलेमान सिको को पकड़कर 1660 में दिल्ली के दरबार में पेश कर दिया। अब इस वजह से हमारे पृथ्वी शाह जी काफी दुखी हो गए कि भैया ये मेरी बातें क्यों नहीं मान रहा है, कि मेरा पुत्र होकर जिस व्यक्ति को मैंने राजनीतिक शरण दी है, इसने मेरे खिलाफ जाकर मेरे शत्रु को इसको सौंप दिया है। तो इसी वजह से मेदिनी शाह को देश निकाला दे दिया हमारे पृथ्वीपति शाह जी ने। इसी वजह से इतिहास में इसे मेदिनी शाह को पराक्रमी राजा का डरपोक पुत्र भी कहा जाता है। और 1662 अब मेदिनी शाह को भी, अब इसको तो देश निकाला हो गया था मेदिनी शाह को, तो मेदिनी शाह को राजनीतिक शरण किसने दी? औरंगजेब ने दी। और औरंगजेब के टाइम पे ही 1662 में इसकी मृत्यु हो गई थी। यानी ऐसा कहते हैं कि औरंगजेब ने एक पत्र लिखा था पृथ्वीपति शाह जी को कि भैया आपके पुत्र का निधन हो गया है। कब हुआ है? 1662 में। उम्मीद है सारी इनके बारे में हमने जानकारी लेनी है। फतेहपति शाह जी, इनका क्रम के हिसाब से अगर देखें तो इनका क्रम है 48वां, और टाइम पीरियड है इनका 1664 से 1716 के बीच में। इनके उपनाम हैं गढ़वाल का अकबर और गढ़वाल का शिवाजी, और इनके दरबारी कवि हैं मतीराम जी, इन्होंने इनको ये उपाधि दी है। अब शिवाजी इस वजह से भी कहा जाता है कि जैसे शिवाजी और हमारे गुरु गोविंद सिंह जी की घोड़े पर चढ़ी हुई चित्र काफ़ी फेमस है, तो फतेहपति शाह जी का भी घोड़े पर चढ़ा हुआ चित्र प्राप्त हुआ है। और जो इनका फतेह शाह जी का जो चित्र प्राप्त हुआ है उसमें इनकी एज लिखी गई है 33 साल। अब इस सब की जानकारी हमें कब मिलती है? 1667 का इनका एक ताम्रपत्र है, उसमें जानकारी मिलती है। और इस ताम्रपत्र में किसके हस्ताक्षर प्राप्त होते हैं? पृथ्वीपति शाह जी के हस्ताक्षर प्राप्त होते हैं, जो इनके पूर्वज रहे हैं। तो इससे ये भी पता चलता है कि फतेहपति शाह जी अपने जो पूर्वज हैं उनका भी काफ़ी सम्मान किया करते थे। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं।
मतीराम जी ने इनके काल को गढ़वाल का स्वर्णकाल कहा है। और इनकी जो संरक्षिका हैं वे हैं राजमाता कटौची जी। अगला पॉइंट जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, गुरु गोविंद सिंह जी और शिवाजी के ही भांति इनका घोड़े पर बैठा हुआ चित्र प्राप्त हुआ है। गुरु गोविंद सिंह जी इनके मित्र भी थे, अभी इनके बारे में मैं जानकारी आपको बताने वाला हूँ। अगला पॉइंट देखते हैं, कवि भूषण जी की एक पुस्तक है फतह प्रकाश। इस पुस्तक में फतेहपति शाह जी को सील का सागर, हिंदुओं का रक्षक और उद्दंडों को दंड देने वाला बताया गया है। अगला पॉइंट भी काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। जैसे अकबर के दरबार में नवरत्न होते थे, इसी प्रकार हमारे फतेहपति शाह जी के दरबार में भी नवरत्न प्राप्त होते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट, जिसमें इनके कुछ चित्रकार भी शामिल थे, जैसे केहरदास और श्यामदास इनके प्रसिद्ध चित्रकार रहे हैं। अगला इनसे रिलेटेड महत्वपूर्ण फैक्ट आता है, 1688 में भंगाणी या भंगाणी का युद्ध हुआ था इनका गुरु गोविंद सिंह जी के साथ। और इस युद्ध की जानकारी हमारे जो गुरु गोविंद सिंह जी हैं, इनकी आत्मकथा है विचित्र नाटक, इसमें प्राप्त होता है। अब सवाल आता है इस युद्ध में कौन जीता था। तो इस युद्ध में किसी की भी विजय के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है। तो ये मान के चलिए नो कॉन्टेस्ट रहा है, नो रिजल्ट प्राप्त हुआ, इसका कोई रिजल्ट प्राप्त नहीं हुआ। अब इनके बीच जो युद्ध हुआ था ये हुआ था, इसकी अगर जानकारी अगर हम देखेंगे तो इसके बारे में भी अगर जानकारी लें तो अभी इसके बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। तो सिरमौर के एक शासक थे मेदिनी प्रकाश। मेदिनी प्रकाश और फतेह शाह जी का युद्ध चल रहा था। किसका? मेदिनी प्रकाश, जो मंधाता प्रकाश के बाद शासक बने थे सिरमौर के, इनका और फतेहपति शाह जी का युद्ध चल रहा था। अब सिरमौर के शासक ने किसको बुलाया? हमारे गुरु गोविंद सिंह जी को बुलाया अपनी मदद के लिए। अब फतेह शाह जी और गुरु गोविंद सिंह जी पहले से मित्र थे, तो इस वजह से इन दोनों के बीच का जो युद्ध था वो समाप्त हो चुका था। अब आगे बढ़ते हैं, जो हमारे शासक हैं फतेहपति शाह जी, इनकी पुत्री का विवाह होता है बिलासपुर के एक राजा हैं भीमचंद के साथ। तो इससे पहले जो सिरमौर के शासक था वहां पर तो इनका युद्ध टल चुका था। अब गुरु गोविंद सिंह जी और हमारे फतेहपति शाह जी के युद्ध का मेन कारण अब आने वाला है। तो जो फतेहपति शाह जी हैं उनकी पुत्री और भीमचंद्र के पुत्र का विवाह हुआ। और भीमचंद्र के दुश्मन कौन थे? भीमचंद जी के दुश्मन थे हमारे गुरु गोविंद सिंह जी। और इन्हीं सारे विषयों की वजह से कहते हैं कि गुरु गोविंद सिंह जी और हमारे भीमचंद जी की वजह से। अब यहाँ पर भीमचंद जी ये भी कह देते हैं, अगर आप गुरु गोविंद सिंह जी से अपना रिश्ता नहीं तोड़ेंगे तो हम आपकी बेटी को या अपनी बधू को अपने घर में नहीं ले जाएंगे। तो इसका भी एक कारण माना जाता है कि इस वजह से ही हमारे गुरु गोविंद सिंह जी और फतेहपति शाह जी का युद्ध हुआ था, ये भी एक कारण है। और एक कारण ये भी प्राप्त होता है कि गुरु गोविंद सिंह जी पांवटा साहिब के पास में आए थे, वहाँ पर उन्होंने शेर का शिकार किया था। अब उनके शेर के शिकार करने की वजह से हमारे फतेहपति शाह जी नाराज हो गए थे, ऐसा भी माना जाता है। बहुत सारी मान्यताएं हैं, वो सारे पॉइंट मैंने आपको बता दिए हैं। अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। एक पुस्तक है मेमोयर्स ऑफ देहरादून, जिसके लेखक हैं आर.सी. विलियम्स। इनके अनुसार हमारे फतेहपति शाह जी ने सहारनपुर पर आक्रमण किया और कौन सा नगर बसाया? फतेहपुर नगर बसाया। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट। और अगला महत्वपूर्ण फैक्ट आता है, गुरु रामराय जी को इन्होंने देहरादून में गुरुद्वारा झंडा साहिब गुरुद्वारा बनाने में काफ़ी मदद की थी। और इनकी मदद के लिए इन्होंने हमारे गुरु रामराय जी को 3 गांव दिए थे, खुड़बुड़ा, राजपुर और चामासारी। और इन्हीं के साथ साथ प्रतीप शाह जी, यानी जो हमारे फतेहपति शाह हैं, उनके जो पौत्र हैं फतेहपति शाह जी ने गुरु रामराय जी को यही गुरुद्वारा इस्टेब्लिश करने के लिए 4 गांव दिए, जिनके नाम हैं छायावाला, भूजनवाला, घाटवाला और पंडितवाला। इसको ध्यान देंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। अब इन्हीं के समय चंद वंश का एक शासक था उद्योग चंद, जिसने बधानगढ़ जीता। अब बधानगढ़ जो स्थल है ये है हमारा कुमाऊं और गढ़वाल की सीमा पर। और इसी के जवाब में हमारे फतेहपति शाह जी ने बैजनाथ जीत लिया कुमाऊं के राजा से। उम्मीद है सारे फैक्ट आपके कवर हो रहे होंगे। अब इनसे रिलेटेड जो हमारे फतेहपति शाह जी से रिलेटेड है, उनसे रिलेटेड कुछ प्रमुख ग्रंथ है, उनकी जानकारी ले लेते हैं। तो एक ग्रंथ आता है फतेह शाह, इसके राइटर है रतन कवि या क्षेमराज जी। अगली पुस्तक आती है फतेह शाह यशोवर्मन, इसके राइटर है रामचंद्र जी। अगली पुस्तक आती है वृत्त विचार, जिसके लेखक हैं सुखदेव मिश्रा जी। यानी ये सारे ग्रंथ हैं जिनसे हमें हमारे फतेहपति शाह जी के बारे में कुछ जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। अगली रचना है फतेह शाह कर्ण, इसके लेखक हैं जटाधर या जटाशंकर जी। जटाधर या जटाशंकर जी। और ये वाला जो पॉइंट, ये किताब जो आप देख रहे हैं फतेह शाह कर्ण, इसका जानकारी या इससे रिलेटेड जो ताम्रपत्र है
ये वर्तमान में भी देवप्रयाग के एक व्यक्ति हैं चक्रधर शास्त्री जी, उनके पास ये ग्रंथ के ये जो फतेह शाह कर्ण है, यह ग्रंथ वर्तमान में भी मौजूद है। एक और ग्रंथ आता है इनसे रिलेटेड, फतेह प्रकाश ग्रंथ, जो डॉक्टर सुरवीर सिंह जी का है। अब इनके निधन के बारे में अगर जानकारी लें फतेहपति शाह जी के बारे में, जो अभी हमने देखा था जो बैकेट है, तो बैकेट बताते हैं, बैकेट वही हैं जिन्होंने एक सूची दी थी गढ़वाल के राजाओं की। तो बैकेट बताते हैं कि इनका निधन 1708 में हुआ, जबकि हमारे पातीराम जी, शिव प्रसाद डबराल चारण जी और राहुल सांकृत्यायन जी, वॉल्टन जी कहते हैं कि इनका निधन 1717 में हुआ। अब अलग अलग इतिहासकारों के अलग अलग कथन है, आप याद न रखें, खाली नोट्स बनाना चाहे तो बना सकते हैं। अब इसी के साथ हरिकृष्ण रतूड़ी जी का अलग कथन है, वे कहते हैं कि हमारे इनका फतेहपति शाह जी का निधन 1749 में हुआ। भक्त दर्शन जी कहते हैं कि इनका निधन 1715 में हुआ है। और राहुल जो सांकृत्यायन जी हमारे, वे कहते हैं कि इनका निधन 1749 में हुआ। अब किसका कथन माने हम, ये बताइए आप। तो ये सारे फैक्ट मैं वही बता रहा हूँ जो हमारी बुक से हमें प्राप्त होते हैं। अब ध्यान रखें, ऐसे कन्फ्यूजिंग सवाल आयोग नहीं पूछने वाला है, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है मैंने आपको बता दिए हैं। अब इसके बाद जो अगले शासक बनते हैं वे बनते हैं उपेंद्र शाह जी 1716 में, कहीं पे 1717 भी दिया है, फतेह शाह के उत्तराधिकारी था। इनका निधन बगवाली दीपावली के दिन पे हुआ था। ऐसे कहते हैं कि इनका कार्यकाल ज़्यादा लंबा नहीं था, जनवरी के टाइम पे ये शासक बने थे और लगभग नवंबर अक्टूबर के आसपास इनका निधन हो गया था। इसके बाद अगले शासक बनते हैं दिलीप शाह जी, इनके बारे में भी ज़्यादा जानकारी प्राप्त नहीं होती है। अब आते हैं अगले महत्वपूर्ण शासक प्रदीप शाह जी। अब प्रदीप शाह जी का जो टाइम पीरियड है वो 1717 से 1772 के बीच में है। अब इनके बारे में भी अलग अलग कथन हैं, वे सारे पॉइंट आपको बताए जाएंगे। इनके पिताजी का नाम है दिलीप शाह जी, जबकि इनकी माता या संरक्षिका रही हैं कनक देही जी। अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, इनके समय पे चंद्रवंश के शासक। देखिए चंद्रवंश के वीडियो में मैं आपको सारी चीज़ें ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो चंद्रवंश वाले वीडियो जरूर देखें, जिससे कहानी आपको और क्लियर हो जाएगी। तो चंद्रवंशी राजा उस समय के थे कल्याण चंद जी। तो कल्याण चंद जी के समय पे उनके राज में रोहिलों का आक्रमण हो गया था 1743 में। तो कल्याण चंद जी मदद के लिए किसके पास गए, प्रदीप शाह जी के पास, लेकिन ये भी इनको रोहिलों से नहीं बचा पाए। तो बाद में इनके बीच संधि हुई, तो संधि में हमारे प्रदीप शाह जी ने कल्याण चंद जी को बचाने के लिए रोहिलों को कितने लाख रुपए दिए, 3 लाख रुपए दिए। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब रोहिलों का आक्रमण तो लगातार हो रहे थे, तो 1757 में क्या हुआ, रोहिलों ने गढ़वाल पर आक्रमण कर दिया। रोहिल सरदार उस समय कौन था, नजीब खान था, यानी जिसने गढ़वाल की हमारे भाबर वाला क्षेत्र, दून घाटी वाला क्षेत्र ये छीन लिया था उसने। और 1757 से 1770 तक उसने इस क्षेत्र पर कब्जा भी बनाए रखा था। उम्मीद है सारे फैक्ट आपके कवर हो रहे होंगे। अब इनसे रिलेटेड कुछ अन्य फैक्ट हैं जिनको हमारी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है, जैसे इनके मंत्री या वजीर थे चंद्रमणि डंगवाल जी, जिन्होंने श्रीनगर में मंगलेश्वर मंदिर बनाया। इसी के साथ इनके दरबारी कवि थे मेधाकर शर्मा जी, जिनकी एक प्रसिद्ध किताब है रामायण प्रदीप। और इनके दीवान, प्रदीप शाह जी के दीवान रहे रघुपति चौथा जी। प्रसिद्ध चित्रकार मौलाराम तोमर जी को इन्होंने संरक्षण भी प्रदान किया। और इनके समय पे जो दरबारी ज्योतिष थे वे थे जयदेव बहुगुणा जी। अगला महत्वपूर्ण कार्य इनके टाइम पे जो हुआ, इन्होंने राजधानी परिवर्तन कर दी, अपनी नवादा से धामुवाला लेकर आए। और इनसे रिलेटेड प्रदीप शाह जी से रिलेटेड एक सिक्का जो प्राप्त होता है, इसको वर्तमान में लखनऊ संग्रहालय में रखा है, लखनऊ के राजकीय संग्रहालय में रखा गया है। अगला महत्वपूर्ण फैक्ट या अंतिम फैक्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो 5 कठैत भाई होते थे इनके टाइम पे, जिनकी पौड़ी में पंच भैया खाल, पौड़ी में पुरिया नेथन नामक एक व्यक्ति ने इनका हत्या कर दी थी। किनके टाइम पे, प्रदीप शाह जी के टाइम पे। अब बढ़ते हैं अगले शासक की तरफ। तो 52वें शासक हमारे आते हैं ललित शाह जी, जिनका टाइम पीरियड आता है 1772 से 1780 के टाइम पे। इनके समय पे कुमाऊं के जो शासक थे वे दीपचंद जी थे। और देखिए चंद्रवंश के बारे में तो डिटेल में आपको बता चुका हूँ, तो ज़्यादा जानकारी मैं आपको यहाँ पे नहीं दे पाऊंगा, वीडियो लंबा हो जाएगा। तो दीपचंद से सत्ता छीन ली थी किसने, मोहन चंद ने। और ललित शाह जी के टाइम पर भी देहरादून में 2 आक्रमण हुए सिखों के, 1775 में और 1778 में। अब दीपचंद जी के जो दीवान थे वे थे उस समय पे। अब अगला पॉइंट आगे बढ़ते हैं। 1779 में ललित शाह और सिखों का युद्ध भी हुआ था। अब 1779 में हर्षदेव जोशी इनके दीवान थे दीपचंद जोशी जी के। तो इनके आमंत्रण पर ही इन्होंने मोहन चंद के खिलाफ कुमाऊं पर आक्रमण कर दिया।
जो मोहनचंद के खिलाफ हमारे ललित शाह जी ने युद्ध किया था, इसे बगवाली पोखर का युद्ध भी कहते हैं। तो बगवाली पोखर का युद्ध ललित शाह जी और मोहनचंद के बीच में हुआ, जिसमें हमारे ललित शाह जी आराम से जीत गए थे। तो ललित शाह जी तो गढ़वाल के शासक थे। तो ललित शाह जी ने क्या करा, अपने जो पुत्र हैं प्रद्युम्न शाह को, दीपचंद जो उस समय के राजा होते थे, उनका दत्तक माने गोद लिया हुआ पुत्र बनाकर गद्दी पर बैठा दिया। यानी गढ़वाल में भी गढ़वाल के ही राजा हैं, कुमाऊं में भी गढ़वाल के ही राजा बैठे हुए हैं, यानी पवार राजा ही बैठे हुए हैं, एक जगह पिता और एक जगह पुत्र। अब इसी दौरान जब ये आगे बढ़ते हैं तो कुमाऊं की गद्दी पर तो इन्होंने दत्तक पुत्र यानी अपने ही पुत्र को कुमाऊं का राजा इन्होंने बना दिया। और प्रद्युम्न शाह का या प्रद्युम्न शाह को इन्होंने प्रद्युम्न चंद के नाम से राजगद्दी पर बैठाया। तो इनके प्रधानमंत्री इन्होंने बना दिया हर्षदेव जोशी को। अब इसी दौरान जब ललित शाह जी यहाँ से युद्ध समाप्त करके अपने राज की तरफ जा रहे थे तो 1780 में ललित शाह जी की मलेरिया से निधन हो गया, हवलबाग दुलड़ी के पास में मलेरिया से इनका निधन हो गया था। और ललित शाह जी के 4 पुत्र हैं, आपने ध्यान रखना है, जयकृत शाह, प्रद्युम्न शाह, पराक्रम शाह और प्रीतम शाह। तो जयकृत शाह और प्रीतम शाह सगे भाई थे और प्रद्युम्न शाह और पराक्रम शाह सगे भाई थे। अब जैसे ही ललित शाह जी का निधन होता है तो कुमाऊं में तो हमने देखा है कि प्रद्युम्न शाह शासन कर रहे हैं या प्रद्युम्न चंद के नाम से। तो ललित शाह जी के जो बड़े पुत्र थे जयकृत शाह, उन्हें अगला राजा बनाया गया। अब जयकृत शाह और प्रद्युम्न शाह के बीच में संघर्ष होंगे, अब इन्हीं को हमने पढ़ना भी है। तो इसके बाद जो अगले शासक बनते हैं वे बनते हैं जयकृत शाह बनते हैं। 1780 से 86 के बीच इनका टाइम प्राप्त होता है। तो इनके जो समकालीन राजा थे इन्हीं के भाई प्रद्युम्न शाह थे और ये जयकृत शाह की माता जी का नाम क्या है, क्युंठली रानी, आपने याद रखना है। और इन्होंने सिखों को राखी कर देना मंजूर किया था। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि सिखों का आक्रमण भी हुआ था। और मौला राम जी को इन्होंने 60 गांव दान में दिए थे। अब जयकृत शाह के टाइम पे क्या होता था, इनके जो दरबारी मंत्री होते थे वे भी इनके खिलाफ लड़ रहे थे। इनके भाई जो प्रद्युम्न शाह जी थे वे भी इनके खिलाफ लड़ रहे थे। इससे दुखी होकर बाद में इन्होंने क्या करा, आत्महत्या कर ली थी, उसी के बारे में हम देखने वाले हैं। 1785 में कपरौली का एक युद्ध होता है। जयकृत शाह और सिरमौर के शासक जगर प्रकाश ने मिलकर प्रद्युम्न शाह और पराक्रम शाह को हराया। प्रद्युम्न शाह और पराक्रम शाह सगे भाई थे, इन दोनों को हराया मिलकर किसने, जयकृत शाह और जगत प्रकाश ने। बाद में फिर प्रद्युम्न शाह जी ने देवलगढ़ और श्रीनगर वाला क्षेत्र भी जीत लिया था हर्षदेव जोशी की मदद से। 1785 में जैसे ही कपरौली का युद्ध जयकृत शाह जीते तो हर्षदेव जोशी ने प्रद्युम्न शाह की मदद करते हुए देवलगढ़ और श्रीनगर पर भीषण हमला कर दिया, जिससे इनका राजपाट मतलब कंप्लीटली हिल चुका था, ये मान के चले आप। तो इसी कांड को क्या कहा जाता है, जोशियाणी कांड भी कहा जाता है। इसी कांड को क्या कहा जाता है, जोशियाणी कांड भी कहा जाता है। तो इन्हीं जो इनके खिलाफ षड्यंत्र हो रहे थे लगातार जयकृत शाह के खिलाफ, इन्हीं षड्यंत्रों से परेशान होकर ऐसा कहते हैं कि 1786 में रघुनाथ मंदिर के पास चले गए थे जयकृत शाह जी, 4 दिन वहाँ रहे, खाना पीना सारा छोड़ दिया था, वहाँ इनका निधन हो गया। कुछ लोग कहते हैं कि इन्होंने वहाँ पर क्या कर लिया था, सुसाइड भी कर लिया था, ऐसी मान्यताएं भी हैं। मान्यताएं जो भी हैं, आपने सारे पॉइंट जो मैंने लिखे हुए हैं इनको बहुत ध्यानपूर्वक सुनना है और हो सके तो साथ में ही नोट्स भी बनाते हुए चलें, क्योंकि बहुत सारे एक्स्ट्रा फैक्ट मैं अलग से भी बताता हूँ जो कुछ यहाँ पर नोट्स में अवेलेबल नहीं होते हैं। अब इसके बाद जो अगले शासक बनेंगे प्रद्युम्न शाह जी बनेंगे। तो प्रद्युम्न शाह जी क्या हो गए, कुमाऊं के भी राजा बन गए और गढ़वाल के शासक भी। तो गढ़वाल का जो परमार वंश है उसके 54वें राजा हमारे बनते हैं प्रद्युम्न शाह जी, जिनका टाइम पीरियड है 1786 से 1804। तो पहला पॉइंट इनसे रिलेटेड है, गढ़वाल और कुमाऊं दोनों पर शासन करने वाले एकमात्र शासक यही है। इनके सगे भाई कौन थे, पराक्रम शाह। और पराक्रम शाह इनको बहुत ज़्यादा परेशान करते थे। पहले तो इन्हीं के साथ लड़ते थे वे, लेकिन बाद में बहुत सारा उनको परेशान भी करते हैं। और इतिहासकार पराक्रम शाह को चरित्रहीन राजकुमार के नाम से भी जानते हैं। अब देखते हैं प्रद्युम्न शाह की माता जी के, इनका नाम है डोट्याली रानी। और कुमाऊं, देखिए अभी मैंने क्या बताया, तो कुमाऊं पर भी इनका शासन था और गढ़वाल पर भी इनका शासन था। मुख्य रूप से ये कहाँ बैठ गए, गढ़वाल में बैठ गए। तो कुमाऊं में अपना प्रतिनिधि इन्होंने किसको बनाया, हर्षदेव जोशी को बनाया। अब जैसे ही हर्षदेव जोशी को इन्होंने यहाँ का प्रतिनिधि बनाया तो दीपचंद के बाद अगले शासक कौन आए थे, मोहनचंद आए थे। मोहनचंद को हटाया गया वहां पर से, एक बार फिर से मोहनचंद आया। तो कुमाऊं में मोहनचंद और लाल सिंह जीत गए, हर्षदेव जोशी को हरा दिया। अब 1790 में हर्षदेव जोशी के आमंत्रण पर हर्षदेव जोशी प्रद्युम्न शाह के पास भी गए और नेपाल भी गए। प्रद्युम्न शाह जी ने तो मना कर दिया कि भैया अब मैं लड़ने नहीं आ पाऊंगा। तो ये चले गए हमारे हर्षदेव जोशी जी किसके पास, गोरखाओं के पास चले गए। तो गोरखाओं ने अल्मोड़ा पर अधिकार कर लिया और कुमाऊं का जो राजपाट था वो अपने अधीन ले लिया। अब इस चीज़ को आगे बढ़ाते हुए 1791 में गोरखाओं ने गढ़वाल पर भी आक्रमण किया,
लेकिन वे पराजित हो गए। पराजित कहीं मान के चले वे जीतने ही वाले थे। लेकिन उस समय पे क्या घटना हो गई, उसी टाइम पे नेपाल पर आक्रमण कर दिया चीन ने। तो इन गोरखा सैनिकों को तुरंत आदेश प्राप्त हो गया कि भैया आप जहाँ भी हैं वहाँ वो जगह छोड़कर तुरंत अपने देश आ जाइए। तो वहाँ पर एक संधि होती है 1791 में, लंगूरगढ़ की संधि। तो 1791 में लंगूरगढ़ की संधि हुई थी गोरखाओं और गढ़वाल शासकों के मध्य। अगला महत्वपूर्ण फैक्ट आता है 1795 में, और संवत था 1851-52 का। जब भी कोई भी सन दिया हुआ है उसमें 57 साल हमें ऐड करेंगे तो हमें संवत प्राप्त हो जाता है, जिसे विक्रमी संवत कहते हैं। जैसे अभी सन चल रहा है 2022, अगर इसमें मैं 57 साल ऐड करूंगा तो क्या प्राप्त हो जाएगा, मुझे विक्रम संवत प्राप्त हो जाएगा। ठीक, तो संवत था 1851-52। उस समय गढ़वाल जो राजपाट था, गढ़वाल वंश था, गढ़वाल राज्य पर भयंकर क्या पड़ा था, अकाल पड़ा था। और इसी घटना को 51-52 भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि संवत उस समय पे था, संवत 1851-52। अगला महत्वपूर्ण फैक्ट देखते हैं इनसे रिलेटेड। मौलाराम जी द्वारा एक रचित चित्र है, दंपत्ति का चित्र। वो किनसे रिलेटेड है? प्रद्युम्न साव और उनकी पत्नी से रिलेटेड है। अब 1803 में क्या हुआ, गढ़वाल में एक भीषण भूकंप आया, भयंकर भूकंप आया। और इसी भूकंप का फायदा उठाया गढ़वाल के अमर सिंह थापा और हस्तिदल चौतरिया ने। गढ़वाल के गोरखा अमर सिंह थापा और हस्तिदल चौतरिया ने, इन्होंने इस मौके का फायदा उठाया और किस पर आक्रमण कर दिया, गढ़वाल पर आक्रमण कर दिया। तो गढ़वाल पर जैसे ही आक्रमण करा तो एक युद्ध आता है, खुड़बुड़ा का युद्ध, 14 मई 1804, जिसमें हमारे प्रद्युम्न शाह जी वीरगति को प्राप्त हुए। प्रद्युम्न शाह जी की मदद की थी यहाँ पर गुर्जर राजा रामदयाल सिंह जी ने मदद करी थी, लेकिन उनकी मदद भी काम नहीं आ पाई और गोरखा यहाँ पर सफल हो गए। तो गोरखाओं ने प्रद्युम्न शाह के पुत्र, कहीं कहीं पे पुत्र प्राप्त हुए, कहीं कहीं पे भाई प्राप्त होता है। प्रीतम शाह को बंदी बनाकर कहाँ ले गए वे? नेपाल में ले गए। बाद में सुदर्शन शाह के टाइम पे वे वापस आएंगे उनके। तो प्रशासन में सबसे पहला टॉपिक हम देखने वाले हैं प्रमुख अधिकारी। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा बनता है राज्य का जो सबसे बड़ा अधिकारी है वो राजा होगा, याद रखेंगे। टीका या कुमार, तो ये कौन होते थे? राजा के पुत्र, जिनको हम राजकुमार भी कहते हैं। इसके बाद अगले बड़े अधिकारी आते हैं मुख्तार। मुख्तार क्या होते थे? राज्य के सबसे बड़े अधिकारी, सबसे बड़े सैनिक अधिकारी, आपने याद रखना है। अधिकारी सबसे बड़े सैनिक अधिकारी होंगे मुख्तार, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट। इसके बाद आते हैं गोलदार। गोलदार कौन होते हैं? राजधानी के सुरक्षा अधिकारी को गोलदार कहा जाता था। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आते हैं फौजदार। तो फौजदार क्या होते थे? परगने के सैनिक शासक होते थे। परगने के सैनिक शासकों को फौजदार कहा जाता था। इसके बाद आगे आते हैं चणु। चणु क्या है? तो चणु है संदेशवाहक, यानी जैसे आजकल वर्तमान में होते हैं हमारे पोस्ट मास्टर, उसी तरीके से होते हैं चणु। इसके बाद अगला आता है चौबदार। चौबदार क्या थे? राजा के साथ चांदी का दंड लेकर चलने वाला व्यक्ति चौबदार कहलाता है। अगला आगे बढ़ते हैं, अगले आते हैं थोकदार। तो थोकदार कौन होते थे? परगने में राजस्व वसूली का कार्य करने वाले व्यक्ति को ही थोकदार कहा जाता था। थोकदार कहा जाता था, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसमें आता है दीवान। दीवान क्या करते थे? दीवान आय व्यय का लेखा जोखा रखते थे। दीवान आय व्यय का लेखा जोखा कौन रखेंगे? दीवान। अब इसी के साथ अगला जो टॉपिक आता है सैनिक व्यवस्था के बारे में अगर पूछता है गढ़वाल के परमार वंश की, तो सेना विभिन्न विभागों में बटी हुई थी या विभिन्न पलटनों में बटी थी। वो पलटनें कौन कौन सी थी? जैसे लोहवा, लोहवा के साथ आती हैं बधान, ये याद रखना है। सारे पॉइंट हमारे अजय रावत जी से रिलेटेड हैं। इसी के साथ एक और पलटन आती है सलाण। सलाण करके एक और सेना भी आती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब बढ़ते हैं गढ़वाल परमार वंश की भू व्यवस्था की तरफ। आय का जो सबसे प्रमुख स्रोत होता था वो भूमि कर होता था, जिसे सिरती भी कहा जाता था। अगला पॉइंट आसामी। आसामी क्या होते थे? कृषि भूमि पर कृषि करने वाले कृषकों को क्या कहा जाता था? कृषक कहा जाता था। इसके अगला पॉइंट है आसामी जो कृषक होते थे वो कितने प्रकार के होते थे? ये 3 प्रकार के होते थे। सबसे पहले खाइकर, उसके बाद सिरतान, उसके बाद मौरूसीदार। अब ये क्या क्या होते हैं इनके बारे में जानकारी हम आगे पढ़ेंगे। इसके बाद अगला आता है भूमि का मालिक। आपने याद रखना है भूमि का केवल एक ही मालिक होगा। वो कौन होंगे? वो हमारे केवल राजा होंगे। तो भूमि का मालिक कौन होगा? राज्य के अंदर जो भी संपूर्ण भूमि होगी उसके मालिक होंगे हमारे केवल राजा, यानी जो गढ़ नरेश होंगे वही होंगे हमारे।
इसके सबसे बड़े अधिकारी या उसके मालिक। अब इसके बाद आता है केवल 3 परिस्थितियों में ही राजा अन्य किसी अन्य व्यक्ति को भूमि का स्वामित्व देता था। 3 कंडीशनें कौन कौन सी थी, अब उनके बारे में भी हमने देखना है। तो सबसे पहला पॉइंट हमने पढ़ा कि भूमि का मालिक कौन होता था, केवल राजा होगा। भूमि राज्य में जो भी जमीन है वो सब भूमि किसके नाम होगी, वो हमारे राजा के नाम होगी। अगर किसी अन्य व्यक्ति के नाम है तो उसके 3 ही कारण हो सकते हैं, अब उन्हीं के बारे में हमने देखना भी है। तो ये कंडीशन क्या कहती है, सबसे पहला क्या है, संकल्प या विष्णु प्रीति। अगर राजा संकल्प करता है तो किसी व्यक्ति को अपनी जमीन दे सकता है। अब अगला आता है रौत। तो रौत क्या होता है, तो रौत के बारे में भी हमें ध्यान रखना है। तो 3 किन कंडीशनों में हमारे राजा जमीन किसी अन्य व्यक्ति को देते थे, सबसे पहला संकल्प या विष्णु प्रीति, इसके बाद आता है रौत, और तीसरा रूप आता है, आपने याद रखना है, तीसरा जागीर के रूप में। किसी व्यक्ति को अगर जागीर दे देता है राजा तो उसके नाम की जमीन हो जाएगी वो। संकल्प या विष्णु प्रीति किस व्यक्ति को देगा, किसी विद्वान व्यक्ति को या किसी विद्वान ब्राह्मण को ये जमीन दी जाएगी। और जो हम देख रहे हैं रौत, रौत किसको दी जाएगी, रौत में अगर कोई जमीन दी जाती है ये किसी वीर सैनिक को ही दी जाती थी, तो उस व्यक्ति को अगर दी गई है तो उसी के नाम की होगी। इसके अलावा अन्य किसी भी कंडीशन में जमीन राजा के अलावा किसी और की नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है थातवान या भूमि स्वामी। ये कौन होते थे, जिस व्यक्ति को रौत या जागीर दी जाती थी उसे थातवान या भूमि स्वामी कहा जाता था। अगला पॉइंट देखते हैं खाईकर। खाईकर क्या होते हैं, खाईकर होते हैं थातवान की भूमि पर बसे किसानों को ही खाईकर कहा गया था। आगे अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। सारे पॉइंट को मैंने बहुत ही आसान भाषा में समझाने का प्रयास करा है। सेशन बहुत ध्यानपूर्वक सुने, नोट्स बनाएं, PDF हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त करें, और सेशन पसंद आता है तो उसको लाइक और शेयर जरूर करें। अगला पॉइंट आता है सिरतान। तो सिरतान क्या होते हैं, थातवान की भूमि पर अस्थायी रूप से बसे हुए किसानों को सिरतान कहा गया है। अगला पॉइंट देखते हैं तिहाड़। तिहाड़ क्या होता था, उपज का 1/3 कर के रूप में राज दरबार को देना होता था, उसे ही क्या कहा जाता था, तिहाड़ कहा जाता था, 1/3। इसके बाद आता है अधेल कर। अब कोई ज़मीन बहुत बढ़िया है तो वहाँ अच्छी खेती हो रही है, तो वहाँ पर क्या होगा, उपज का आधा भाग यानी 1/2 भाग यानी 50% भाग टैक्स के रूप में लिया जाएगा। 1/3 का मतलब है लगभग 33.33% के आसपास कर के रूप में लिया जाएगा। अधेल मतलब आधा भाग, 1/2 भाग आप टैक्स के रूप में देंगे, यानी 50% भाग टैक्स के रूप में दिया जाएगा राज दरबार को। अगला पॉइंट आता है पाथा, जिसको हमने धूली पाथा भी कहा था। मापतोल की व्यवस्था में जो भी गड़बड़ियाँ हो रही थी उन्हें समाप्त करने के लिए अजय पाल जी ने धूली पाथा या धर्म पाथा का प्रचलन किया था। तो आपने याद रखना है पाथा का प्रचलन किसने किया था, अजय पाल जी ने। अब देखते हैं परमार वंश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नावली। तो सबसे पहला पॉइंट है थात। तो थात शब्द का क्या अर्थ होता है, भूमि। अगला पॉइंट देखते हैं थातवान। थातवान का अर्थ क्या है, भूमि का स्वामी। थात मतलब भूमि और थातवान का अर्थ है भूमि का स्वामी। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं थोकदार। थोकदार क्या होते हैं, राज्य और प्रधान के मध्य के राजस्व अधिकारी को थोकदार कहा जाता था। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं प्रधान। तो प्रधान कौन होते थे, गांव में राजस्व एकत्र करने का काम प्रधान करते थे, और जैसे ही ये राजस्व इकट्ठा करेंगे तो किसे देंगे, ये पटवारी को ये चीजें जमा कर देंगे हमारे प्रधान। गांवों से राजस्व इकट्ठा करने का काम होता था प्रधान का, और प्रधान वो राजस्व किसको जमा करते थे, पटवारी को करते थे। अगला पॉइंट देखते हैं गूंठ या विष्णु प्रीति। अभी देखा था हमने मंदिरों को दान में दी गई भूमि को गूंठ या विष्णु प्रीति कहा गया है। अगला पॉइंट देखते हैं सदावर्त। तो सदावर्त क्या होता था, गढ़वाल के परमार वंश के समय इस दान, ये एक प्रकार का दान होता था, इस दान का प्रयोग धार्मिक कार्यों को करने या तीर्थ यात्रियों के भोजन की व्यवस्था करने के लिए किया जाता था सदावर्त का। तो काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान देना है हमने। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं संजायत भूमि। तो संजायत भूमि क्या होगी, सभी के अधिकार वाली भूमि को संजायत भूमि कहा जाता है। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है गूल। तो गूल क्या होती है, एक प्रकार की छोटी नहर उड़ती है। मलेथा की गूल आपने जरूर सुना होगा। तो मलेथा की गूल किसने बनाई थी, लिख के जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। अगला पॉइंट आता है सिमार या गजार। कीचड़ वाली भूमि को ही क्या कहा जाता था, सिमार कहा जाता था। इसके बाद आता है खाल। वर्षा जल संरक्षण के लिए जो तालाब जैसी संरचना बनाई जाती थी उसे खाल कहा जाता था। इसके बाद आता है घराट। पंचक्की द्वारा आटा पीसने में इसका प्रयोग होता था। इसके बाद आता है बेनाब भूमि। तो गांव के स्वामित्व वाली ये भूमि होती थी बेनाब भूमि। अगला पॉइंट, अगला महत्वपूर्ण फैक्ट हमारे परमार वंश से रिलेटेड, केसर इंद भूमि।
तो किस भूमि को केसरे हिंद भूमि कहा जाता था? बंजर भूमि को, ऐसी भूमि जिस पर कृषि नहीं की जाएगी उसे केसरे हिंद भूमि कहा जाता था। अब देखते हैं गढ़वाल के परमार वंश से रिलेटेड अंतिम टॉपिक, परमार वंश से संबंधित साहित्य। कुछ प्रमुख पुस्तकों के बारे में हम देखने वाले हैं। पुस्तकों को देखने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट, इनको देखने के बाद कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट भी बताए जाएंगे आपको। तो गढ़वाल भूगोल नामक पुस्तक के लेखक हैं हरिदत्त शास्त्री जी। अगली किताब है गढ़वाल का इतिहास, इस पुस्तक के लेखक हैं हरिकृष्ण रतूड़ी जी। हरिदत्त ये गलत लिख दिया है, हरिकृष्ण रतूड़ी जी होगा। इसके बाद अगली किताब है फतेह प्रकाश, तो इसके लेखक है रतन कवि जी। इसके बाद अगली पुस्तक आती है रामायण प्रदीप, इसके लेखक है मेधाकर शर्मा जी। आज हमारा इतिहास में ये चैप्टर समाप्त होने वाला है। अगला चैप्टर हम देखने वाले हैं गोरखाओं से रिलेटेड। अगली पुस्तक की तरफ बढ़ते हैं, वृत्त कौमुदी, तो इस पुस्तक के लेखक हैं मतीराम जी। अगली किताब है गढ़ राजवंश, इसके लेखक मौलाराम जी। अगली पुस्तक है प्रेम पथिक, इसके लेखक हैं तोताराम गैरोला जी। अगली पुस्तक देखते हैं फतेह शाह कर्ण, इसके लेखक हैं जटाधर मिश्र जी। अगली पुस्तक आती है कीर्ति विलास, इसके लेखक हैं सदानंद डबराल जी। अगली पुस्तक देखते हैं मानोदय काव्य जी, जिसके लेखक हैं भरत कवि जी। अगली पुस्तक की तरफ बढ़ते हैं गढ़वाल राजा वंशावली, तो इस पुस्तक के लेखक हैं कवि देवराज जी। अगली पुस्तक देखते हैं भारतीय लोक साहित्य, इसके लेखक हैं श्याम परमार जी। इसके बाद अगली पुस्तक आती है गढ़वाल की दिवंगत विभूतियाँ, तो इसके लेखक हैं भक्त दर्शन जी। अगली पुस्तक आती है द ग्लोरी दैट वाज गुर्जर, तो इसके लेखक है कन्हैया लाल। अगली पुस्तक है गोरखनाथ एंड कनफटा योगीज, इसके लेखक हैं जॉर्ज फ्रेजर। अगली पुस्तक आती है जय विजय नाटक, जिसके लेखक है भवानी दत्त जी। अगली पुस्तक है गढ़वीर महाकाव्य, जिसके लेखक हैं रूप मोहन सकलानी जी। अगली पुस्तक है नरेंद्र हिंदू लॉ, इसके लेखक भी हैं हरिकृष्ण रतूड़ी जी। इसी के साथ हमारी कुछ गढ़वाल राजवंश से रिलेटेड महत्वपूर्ण किताबें समाप्त होती हैं। अब देखते हैं कुछ अन्य इम्पोर्टेंट फैक्ट। एक पुस्तक हमने देखी थी सांवरी ग्रंथ, तो अगर पूछा जाता है तो सांवरी ग्रंथ किस विद्या से संबंधित है, तो इसका संबंध है तांत्रिक विद्या से। तो इसके लेखक कौन है आप लिख के बताएं, मैं इसके बारे में आपको बता चुका हूँ। अगला पॉइंट है शराब बनाने की कला को क्या कहा जाता था परमार राजवंश के टाइम पे, तो शराब बनाने की कला को इनके टाइम पे कहा जाता था कलाल। महत्वपूर्ण पॉइंट है, याद रखना है आपने। अगला देखते हैं, अगला पॉइंट है भूमि माप की इकाइयां हमने देखनी है गढ़वाल राजवंश के टाइम पे। अगर पूछता है एक है मुट्ठी और एक है जूला, तो भूमि माप की सबसे छोटी इकाई है मुट्ठी और सबसे बड़ी इकाई क्या थी? जूला थी। आपने याद रखना है। अगला पॉइंट देखते हैं गढ़वाल राजवंश के टाइम पे 40% जो था 1 रुपये के बराबर था, यानी 1 गढ़वाली रुपये के बराबर होता था। अगला पॉइंट देखते हैं, और जो 10% है वो 1 तिमासी के बराबर होता था। सारे पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपने ध्यान रखना है। अगला पॉइंट देखते हैं, अगर पूछते हैं गढ़वाल राजवंश की जो टकसाल थी या टिहरी राजवंश की जो टकसाल होती थी, टकसाल माने जहाँ ये सिक्के ढाले जाते हैं, तो इनकी टकसाल जो होती थी वो कहाँ पर थी? वो श्रीनगर में थी। काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट। अगला पॉइंट देखते हैं, औजी लोग कौन होते थे? तो ये लोग होते थे वस्त्र सिलने वाले व्यक्ति। ये वस्त्र सिलने का काम करते थे। काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट। औजी कौन थे? औजी थे वस्त्र सिलने का काम करते थे। अगला, काष्ठ के बर्तन बनाने का काम। काष्ठ के बर्तन बनाते थे चुनार लोग बनाते थे। याद रखना है, महत्वपूर्ण फैक्ट है। अगला पॉइंट है, बांस और रिंगाल का काम करने वाले व्यक्ति, इन्हें क्या कहा जाता था? इन्हें रूढ़िया कहा जाता था। रूढ़िया। काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और एक और फैक्ट देखते हैं, अगला, परगने की जो सबसे छोटी इकाई होती थी उसे क्या कहा जाता था? तो उसे कहा जाता था पट्टी। तो परगने की छोटी इकाई को क्या कहा जाता था? पट्टी कहा जाता है। काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है।
उम्मीद है ये सारे फैक्ट आपको समझ में आए होंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं।